स्टार्टिंग में आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते थे, अभी क्योंकि आप टेक्निकल्स वाले तो आपसे मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि फंडामेंटल्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है टेक्निकल्स पे। फंडामेंटल्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक कॉमन क्वेरी सबकी ये होती है कि व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू लुक फॉर इन टेक्निकल्स एंड टेक्निकल ट्रिगर्स क्या पॉइंटर्स होते हैं कि 30 वीकली एमए है या स्टेज एनालिसिस है। सो व्हाट आर द थिंग्स इफ एनीवन वांट्स टू लर्न अबाउट टेक्निकल्स, उनको एकदम बेसिक में ये आनी ही चाहिए। जैसे आपने बोला बिल्कुल बेसिक, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अब क्योंकि जैसे 2016 में वो यूनिवर्सिटी ने बोला कि इंडिया विल बी श्रिम्प फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम क्या हुआ, फिर इक्वाडोर में श्रिम्प प्रोडक्शन चालू हो गई, वियतनाम में वापस स्टार्ट हो गई। एंड किसी का लॉन्ग टर्म बेस ब्रेकआउट अगर मिस हो गया है तो अगला जो फर्स्ट शॉर्ट बेस ब्रेकआउट होता है वो एक बिजनेस अच्छा हो और स्टॉक अच्छा होना दो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि एट द एंड यू मेक मनी एट व्हाट वैल्यूएशन एंड व्हाट प्राइस यू एंटर। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस पॉडकास्ट में विल बी होस्टिंग मिस्टर हिमांशु शर्मा, हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द चार्टिस्ट ऑन ट्विटर। आइडिया क्या है इस पॉडकास्ट का कि बिहाइंड इन ऑल आवर पॉडकास्ट आइडिया इज टू इधर लर्न अबाउट एन इंडस्ट्री और लर्न अबाउट एन इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू निर्वाणा, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। एंड इस पॉडकास्ट का आइडिया क्या है कि हम आपको फ्रेमवर्क सिखाएं कि फंडामेंटल के क्या ग्रोथ ट्रिगर्स होते हैं एंड टेक्निकल के क्या की पॉइंटर्स होते हैं। तो इन दो पॉइंटर्स को हम सीखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क मिलता है वेन एवर वी आर थिंकिंग अबाउट रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। I hope you enjoy this podcast because this podcast was more than 120 minutes long. I think it's one of the longest podcasts that we are posting live on our channel. And this is a podcast that can serve you for years to come if you learn well. एक पेन और नोटबुक निकाल के बैठ जाइए and just make a note of all the case studies that we're discussing, because this podcast can really help you to develop your own framework well. SOIC चैनल का पर्पस क्या है? आपको एजुकेट करना कि अपना फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं। इन ऑल आर बिजनेस एनालिसिस ऑल्सो हम आपको फ्रेमवर्क सिखाते हैं। So with this, let's start, and do drop a Helios in the comment section below and make sure that you smash the like button, because this podcast, I'm pretty sure, will be a podcast that will use for multiple years to come to keep building or reworking on your framework. So in today's conversation, we have with us Mr. Himanshu Sharma, also known as a chartist on Twitter. And he's someone from which I've really learned technicals from in last 4 to 5 years. And his Twitter handle is there in the description box as well. So इम्पोर्टेंस क्या है इस पॉडकास्ट की, क्योंकि काफ़ी बारी मैंने देखा है कि जो ऑडियंस है, तो ऑडियंस में कुछ लोग कहते हैं कि आप फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे, आप टेक्निकल चार्ट्स क्यों दिखा रहे हो, या फिर अगर आप टेक्निकल्स की बात कर रहे हो तो आप फंडामेंटल की क्यों बात कर रहे हो। तो एक तरीके की डिबेट हो जाती है कि यार मैं फंडामेंटल वाला हूँ, मैं टेक्निकल वाला हूँ। तो ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व करी है, राइट? करेक्ट। तो आई हैव ऑब्जर्व्ड। एंड उसमें क्या होता है कि एट द एंड तो अपन लोग प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। करेक्ट। जितनी ज़्यादा आपके डायमेंशंस ओपन होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी फिर आपके फेवर में होगी। तो विनिंग परसेंटेज का गेम है पूरा इन्वेस्टिंग में। तो अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो अगर दोनों का यूज़ होता है तो फिर आपकी एक सक्सेस रेट बढ़ जाता है मार्केट में। एंड आई थिंक एसओआईसी ऑडियंस क्योंकि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की ऑडियंस है, तो आज हम एक डिफरेंट फ्लेवर देंगे अपनी कॉन्वर्जेशन को कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स हम दोनों का डिस्कशन करेंगे कि टेक्निकल्स में क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल्स में क्या देखना चाहिए। एंड आइडिया इज टू प्रोवाइड यू विद अ पर्सपेक्टिव कि कैसे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। तो एक्चुअली अभी हम रोज़ रिवर्स करते हैं एंड पहले हिमांशु भाई से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक्चुअली इनको हिमांशु भाई करके बुलाता हूँ हमेशा से। कि हिमांशु भाई, आपके हिसाब से, क्योंकि आप टेक्निकल्स कर रहे हो बहुत सालों से एंड स्टार्टिंग में आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते थे, अभी क्योंकि आप टेक्निकल्स वाले, तो आपसे मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि फंडामेंटल्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है टेक्निकल्स में। फंडामेंटल्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक कॉमन क्वेरी सबकी ये होती है कि मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है। अब मैं अगर अपना कोई टेक्निकल स्कैन रन करता हूँ तो मेरे पास लेट से 200 स्टॉक्स की एक लिस्ट आ गई। अब उस लिस्ट में से मुझे लेने तो वही 10-12 नाम है, तो मैं फ़िल्टर कैसे करूँगा? राइट। तो टेक्निकल के पहले स्कैन ने मुझे 200 नेम्स दे दी है। उसके बाद
आप बोलेंगे चलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर या थीम आइडेंटिफाई करूँगा, तब भी आपके पास 40-50 नेम्स रह जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल लेट से अज्यूम करते हैं गोल्ड फाइनेंसर्स का थीम चल रहा है अभी, उसमें भी 5-6 नाम है। अब उसमें से आपकी कैपिटल लिमिटेड आपको लेने 2 हैं। राइट, तो आप फिर फंडामेंटल एनालिसिस में एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, कैटलिस्ट ढूंढेंगे बिजनेस का, कहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती मिल रही है, कहाँ पे स्कोप ज़्यादा है जाने का, कौन सा स्मॉल कैप है, कौन सा लार्ज कैप है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल जो है वो फर्दर हेल्प करती है एक टेक्निकल एनालिस्ट को नैरो डाउन करने के लिए उसकी वॉच लिस्ट को, राइट, क्योंकि आपके पास आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। अब और दूसरा रीज़न ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी है कि टेक्निकल कभी-कभी हमें अच्छा लगता है किसी चार्ट का, लेकिन वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी हो। अब कभी क्या होता है कि उस सेक्टर का लीडर तो चल गया 2-3 नाम, वो स्टॉक नहीं चला, तो आप ये बोलते हैं कि मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि ये अभी नहीं चला। बट एक्चुअली में क्या होता है जो चल चुके हैं वो और चलते रहते हैं, तो वो लीडर हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट जब फंडा को यूज़ करता है तो वो एटलीस्ट एक जंक स्टॉक से भी बचते हैं हम। राइट, एटलीस्ट कि उसमें कंपनी में कभी फ्रॉड हुआ होता है, कभी कोई सीईओ रिज़ाइन कर गया, कभी उसका कोई पीक आउट होने वाला थीम, तो वो सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल से पता चलती हैं। तो फंडामेंटल में मैं जनरली बहुत सारे कैटलिस्ट ढूँढता हूँ, जैसे केपेक्स कोई हो रहा है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है या मोनोपोली वर्चुअल हो गई है या मार्जिन एक्सपेंशन, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल से मुझे हेल्प करती है नैरो डाउन करने के लिए। राइट, राइट। आई थिंक एक जो बड़ा उसमें एक वंडरफुल एग्जांपल था कि जो स्टॉक चलता है वो और चलते ही जाता है। तो आई थिंक इससे मेरे को पास्ट में वन बेवरेजेस, अपार इंडस्ट्रीज, केईआई, ऐसे कितने एग्जांपल्स दिमाग में आते हैं। करेक्ट, बहुत सारे नाम ऐसे थे जो हम कभी-कभी, जैसे आप लॉरस लैब का एग्जांपल लेंगे, 2020 में वो जब 650 से 1400 हुआ या 1000 भी जब क्रॉस कर रहा था तो लोगों ने कहा ये तो भाग चुका है, मैं इसको नहीं लूँगा। वो 1000 से भी 3600 तक गया प्री स्प्लिट जब राइट, उसका। राइट, तो बीएससी अभी आप देख लीजिए, अब सबको 3 साल से लग रहा है वो कौन भाग चुका है, वो 3 साल से ही भाग रहा है। एमसीएक्स का भी सेम एग्जांपल है, वो भी नीचे से चला ही जा रहा है स्टॉक। तो हमारे को टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। फंडामेंटल हमें हेल्प करता है नैरो डाउन करने में, तो दोनों फील्ड कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। राइट। आई थिंक टेक्निकल्स का क्या ब्यूटी है जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स अप्रिशिएट कर सकते हैं कि टेक्निकल्स में कॉन्सेप्ट है, लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक कॉन्सेप्ट है या प्राइस वॉल्यूम एक्शन का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एंड में अगर अच्छी कंपनी आपने फंडामेंटली फिल्टर कर ली कि ऑन व्हाट टू बाय। हुँ, अब टेक्निकल्स में क्या है कि यार व्हाट टू बाय तो पता लग गया फंडामेंटल से, बट कंपनी टाइम करेक्शन में चल रही है। अच्छी-अच्छी कंपनियाँ भी टाइम करेक्शन में चली जाती हैं। जैसे पीछे एसआरएफ का एग्जांपल है, कितनी बढ़िया कंपनी थी। लास्ट आई थिंक 2-3 ईयर्स से टाइम करेक्शन के अंदर है। करेक्ट। कोटक महिंद्रा बैंक है, होता है। ऑलमोस्ट टाइम करेक्शन ऑफ 5 ईयर्स। एचडीएफसी बैंक, आप अगर कोविड लोज से लाइक्स ऑफ एचयूएल देखते हैं, नेस्ले देखते हैं, एचडीएफसी बैंक देखते हैं, ऑल ऑफ देम आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिज़नेसेस, वी कांट डिनाई। बट टेक्निकली बिकॉज़ फंडामेंटल रीज़न भी है कि ईपीएस ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं आ रही, तो टेक्निकली भी कहीं न कहीं साइडवेज़ ट्रेंड दिखता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो सब बनना चाहते हैं, राइट? बट द थिंग इज़ कि अगर एक स्टॉक 4 या 5 साल कंसोलिडेट हो जाए, तो पैसे का एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके साथ अटैच्ड होता है। I think what I have learned to appreciate over the years after learning from you and a lot of other like gurus like Mark Minervini, William O'Neill, is that कि technicals are like they give you an idea कि कहाँ पे sectoral strength आ रही है, कौन सी थीम ऊपर जा रही है और फंडामेंटल रीजन होता है उसके साथ कहीं ना कहीं। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैंने ये जो बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजिट, जो मार्क मिनर्विनी की बुक है, 80% ऑफ द बुक तो फंडामेंटल्स के बारे में है, करेक्ट। 20% बुक ही चार्ट्स के बारे में है। तो बुक पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि यार ये मैंने सही बुक पढ़ी है, नहीं तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की बुक लग रही थी। तो आई थिंक टेक्निकल्स में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस अपॉन। हुँ, सो आई थिंक लाइक इन अ नटसेल फंडामेंटल्स आर लाइक व्हाट टू बाय, क्वालिटी वॉच लिस्ट फिल्टर कर लें। टेक्निकल्स आर लाइक व्हेन टू बाय करेक्ट। एंड व्हेन टू एग्जिट। तो आई थिंक टेक्निकल्स में भी पता लग जाता है, कभी-कभी फंडामेंटल से भी आइडिया आ जाता है जो हम डिस्कस करेंगे। Now, just before going forward, we believe 2026 like all the other years is a year of learning. And learning क्या होनी चाहिए? जब मार्केट साइडवेज होती है या बेयर मार्केट होती है तो अपने लर्निंग पे और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। तो एज अ पार्ट ऑफ SYC मेंबरशिप व्हाट वी डू इज दैट वी हैव डिफरेंट लेवल्स इन द कोर्स। सो लेवल 1 में हम सिखाते हैं ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन फाइनेंशियल प्लान।
लेवल 2 में भी टीच यू ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस कि फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट बिजनेसेस का कैसे करें। लेवल 3 में भी टीच यू ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ बिजनेसेस, जिसकी हम एक और वर्कशॉप कराने वाले 19th को। एंड इसके साथ साथ लेवल 4 में भी टीच यू व्हेन टू सेल अ स्टॉक। लेवल 5 में भी टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग फॉर बिजनेसेस। एंड लेवल 6 में भी टीच यू अबाउट हाउ टू गो अबाउट सेक्टोरल एनालिसिस या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड एज एन एडेड बोनस देयर आर 2 एडेड बोनस कि एक मास्टर क्लास इन इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई इज अ कोर्स दैट वी हैव मेड व्हिच इज एन एडेड पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप। एंड इसके साथ साथ एक और एडेड बोनस है कि हम एक टीवीजीपी करके हमारा एक कोर्स है, थीम वैल्यूएशन ग्रोथ एंड प्रमोटर, जिसमें हम चेकलिस्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच सिखाते हैं, which is also a part of the SOIC membership under the crash course. And also what we do is that in every 14 to 15 days we just do a top down session कि मार्केट का क्या लगता है, कि what is happening with the stock markets top down, कि इंडेक्स में क्या हो रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ में क्या हो रहा है, एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स या हम ब्रॉडली इकोनॉमी में क्या चल रहा है। If you want to register for the SYC membership, the link to register is there in the description box below, and you can use a one-time coupon code which will give you one-time discount to the intrinsic value in the month of January. With this, let's go back to the video. तो यहाँ पे वंश भाई एक क्वेश्चन आता है कि what are those things that you look for in technicals? एंड टेक्निकल ट्रिगर्स क्या पॉइंटर्स होते हैं कि 30 वीकली एमए है या स्टेज एनालिसिस है। सो व्हाट आर द थिंग्स इफ एनीवन वांट्स टू लर्न अबाउट टेक्निकल्स, उनको एकदम बेसिक में ये आनी ही चाहिए। जैसे आपने बोला बिल्कुल बेसिक, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा ऑफिस है नोएडा में, वहाँ एप्पल का एक स्टोर खुला है। अब आईफ़ोन का प्राइस लेट्स से 17-80,000 अप्रॉक्सिमेटली चल रहा है। अब 10 लोग जाके फ़ोन खरीदते हैं या कल जाके 500 लोग या 1000 लोग जाके भी वो फ़ोन खरीदते हैं तो भी 80,000 का मिलेगा। ये है फिक्स्ड मार्केट मैकेनिज़्म। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, प्राइसेस फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, जो आप बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग बिज़नेसेस के क्या टेक्निकल ट्रिगर्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है तो ऑब्वियसली उसमें फंड हाउसेस बाय करेंगे और भी बहुत लोगों को पता चलेगा तो डिमांड बढ़ेगी। बेसिक लॉ है सप्लाई डिमांड का। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। अब मेरा एक बिल्कुल बेसिक सा स्कैन है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको 52 वीक लो के पास नहीं मिलेगा। वो आपको 52 वीक हाई के आसपास घूमता हुआ मिलेगा। ऐसे ही मल्टी बैगर बनते हैं। आप सोचो कि मेरे को स्टॉक चाहिए 5x होने वाला और वो लो पे मिलेगा, वैसा होगा नहीं, मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा स्कैन जो स्टॉक 52 वीक हाई के विद इन 20% वाले जोन में है, मैं वो स्कैन डेली रन करता हूँ विद सम अदर लिक्विडिटी फिल्टर्स। जैसे वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए, प्राइस 20-30 रुपीज़ से ऊपर हो, ये सब लगा के मेरे पास 170-180 नेम्स की वो लिस्ट आ जाती है। राइट। वो लिस्ट में फिर मैं ये देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टॉक्स किस इंडस्ट्री ग्रुप के हैं। जैसे अभी 9 महीने से ऑटो एंसिलरीज के नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑटो मैन्युफैक्चरर स्ट्रॉन्ग है, फिर मेटल के स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, गोल्ड फाइनेंसर्स हैं। तो ये सिंपल सा एक स्कैन है, क्योंकि फ्री मार्केट है, डिमांड आएगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, Right. ऊपर जाएगा तो वो 52 वीक हाई जोन के पास आ जाएगा। एंड अगर 20%। ऊपर वॉल्यूम के साथ जा रहा है, करेक्ट। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम के साथ जा रहा है, और अगर आपको अपने काम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास मान लीजिए 180 नेम्स आ गए ऐसे। आप सिंपल ये देखें कि किस इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा नाम है। राइट। अब 3-4-5 टॉप की जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, इसका मतलब कैपिटल वहीं पे फ्लो हो रही है, वहीं पे पैसा जा रहा है, तो आपको उनको पढ़ के रखना है फिर। राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक सा ट्रिगर है कि आप एक नियर हाई का विद इन 20% का स्कैन लगा दीजिए। इसको बैक टेस्ट भी करेंगे तो सब ने अपने 52 वीक हाई क्रॉस करें। राइट। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो आप जैसे अशोक लेलैंड का चार्ट देख लीजिए। अभी सब बोल रहे हैं कि शायद कमर्शियल व्हीकल की साइकिल शुरू हो गई, तो वो स्टॉक भी 130-140 के अपने 52 वीक हाई के पास ऑलमोस्ट 12 वीक तक वो वहीं कंसोलिडेट हुआ। तो आपको 3 महीने मिल गए उसको पढ़ने के लिए। पहले मैं क्या करता था, मैं 52 वीक हाई जब वो क्रॉस करता था वो पढ़ता था, आज से 4-5 साल पहले। हम्म। लेकिन ये लगता था कि ये स्टॉक तो अब भाग चुका है काफ़ी। तो मैंने उसको नियर हाई विद इन 20% ऑफ 52 वीक हाई जोन, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कवर हो जाता है राइट। और वो सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है। उसमें मैं थीम देखता हूँ, वो थीम भी वहीं से पता चल जाता है, तो एक ही स्कैन में आपका सारा काम हो जाता है। तो मतलब बिकॉज आई थिंक काफ़ी ऑडियंस जो टेक्निकल्स नहीं भी जानती, तो उनके लिए अगर हम सिंप्लीफाई और अगर इसको करें, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है हिमांशु भाई? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात करूँ अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो
जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जब थे तो आपके मैथ्स में मान लीजिए 70 मार्क्स आए और जो क्लास का टॉपर है उसके 90 आए, तो वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। राइट अब हम घर आते थे, जैसे मान लीजिए 30 मार्क्स हैं, तो हम पहले पीटें, इससे पहले हम ये बोल देते टॉपर के भी 32 ही हैं। राइट राइट तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये है बेसिकली कि आप किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस को किसी बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं। राइट अब वो टाइम फ्रेम आपका हो सकता है 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, 9 मंथ या 12 मंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे निफ्टी एक बेंचमार्क है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 ने मान लेते हैं 1 मंथ में 10% का मूव दिया हाइपोथेटिकली, और मेरे स्टॉक ने 15% का मूव दिया, राइट तो मेरा स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रांग है। और रिवर्स भी होता है कि निफ्टी 5% गिरा, मेरा स्टॉक 3% गिरा, तो वो रिलेटिवली स्ट्रांग है। राइट अब टाइम फ्रेम क्या होता है कि मैं क्या 1 महीने की परफॉर्मेंस कंपेयर करूं, या 3 या 6 या 9 या 12। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। मैं बैंटी फेबर का एक 2010 का रिसर्च पेपर है, उसमें उन्होंने ये सारी बैक टेस्टिंग करी, तो उन्होंने ये देखा कि अगर आप 1 हफ्ता, कभी-कभी 1 महीने की परफॉर्मेंस कंपेयर अगर करोगे, तो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी आते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स किसी न्यूज़ की वजह से मूव कर जाते हैं। राइट अगर आप 6, 9, 12 महीने की कंपैरिजन करोगे तो उसमें आपका मूव मिस हो जाएगा। तो उन्होंने जनरली लिखा 1 मंथ टू 3 मंथ एक अच्छा टाइम है रिलेटिव स्ट्रेंथ को रन करने का। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आज आपको कोरियन मार्केट में ले जाऊं और बोलूं वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप देखोगे कि कॉस्पी ने कितना रिटर्न दिया राइट 3 महीने में। मुझे वो वाले स्टॉक्स की लिस्ट दे दो जिन्होंने इससे ज़्यादा रिटर्न लिया, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो इसमें हिमांशु भाई हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि आप स्कैनिंग में एग्जैक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम कपल ऑफ एग्जांपल्स देख ले चार्ट्स के कि यार ये स्टॉक ऐसे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे चले जाते हैं। तो इसमें जैसे आपका बहुत सारे, मैंने बोला ये मेरी लिस्ट है जिसमें मेरे पास नियर हाइस के स्कैन्स की पूरी लिस्ट है। राइट इसमें ऑटो एंक्स आप देखेंगे तो 16 नेम्स है टोटल। राइट अब इसमें मैं आपको एक स्टॉक उठा के देखते हैं, ल्यूमिक्स ऑटोटेक है फॉर एग्जांपल। राइट तो ये ल्यूमिक्स ऑटोटेक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 500 का था मई में, 570 के आसपास, राइट अभी 1500 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 2.5 3x हो गया ये स्टॉक। राइट तो सिंपल सा एग्जांपल था, उस टाइम में जून में जब आप अपना नियर हाई स्कैन रन करेंगे तो आपको दिखेगा ये था भी नियर हाई के पास, और बहुत हफ्तों तक ये 52 वीक हाई के पास ही होवर करता रहा, घूमता रहा वहीं पे। आप प्रिपरेशन का आपको काफ़ी टाइम मिलता है इन स्टॉक्स में, ये कंसोलिडेट होते हैं 52 वीक हाई से पहले। और इस ये अकेला नाम नहीं था, इसके साथ बहुत सारे नाम आ रहे थे, एसजेएस आ रहा था, फाइम आ रहा आई था, थिंक लूमैक्स इंडस्ट्री श्रीराम स्टिल श्रीराम पिस्टन आ रहा था। तो आपको एक हिंट मिलता है कि इस ऑटो सेक्टर में कुछ मूवमेंट शुरू होने वाली है। तो आपने ल्यूमिक्स ऑटो को पढ़ा, और आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है। इसी तरह एसजेएस एंटरप्राइज आप देखेंगे, तो एसजेएस एंटरप्राइज भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर से है, ऑलमोस्ट स्टॉक ये भी 100% मूव दे चुका है। राइट तो ये भी अपने 52 वीक हाई के विद इन 20% जोन, अगर आपको लगता है आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्टॉक्स कवर कर सकते हो, तो आप इस जोन को 30% कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा नाम आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ 20%। तो एसडीएस भी आप एक एग्जांपल लेंगे, फॉर थर्ड एग्जांपल फेड फिना का, आप देखें कि निफ्टी का चार्ट आप खोल लीजिए या किसी भी इंडेक्स का, वो नीचे जा रहा है, बट फेड फिना यहाँ 7 जुलाई के आसपास इसने अपना 52 वीक हाई लगाया 125 130 पर, राइट और उस 52 वीक हाई से पहले ही आपके स्कैन में आ जाएगा। उससे पहले ये ऑलमोस्ट 4 हफ्ते तक एक रेंज में घूम रहा था। और जब आप देखेंगे स्कैनिंग में, तो सीएसबी बैंक भी आएगा, फेडफिना भी आएगा, आईएफएल मुथूट भी आएगा, भी आएगा, मनोरम भी मन्नापुरम भी आएगा। आएगा। तो पाँचों नाम आएंगे, तो इसका पाँचों में कॉमन है गोल्ड लोन। और उधर से गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है। और स्टॉक भी आपको बता रहा है कि मैं 52 वीक हाई के पास हूँ, तो आपको इसको पढ़ के रखना है, और आपका टेक्निकल ट्रिगर आते ही इसको बाय करना है। वहाँ से स्टॉक अभी भी स्टॉक करेक्शन में नहीं है। सो दिस इज प्राइम एग्जांपल ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब इन अ मार्केट व्हिच हैज बीन वेरी फेयरली वीक। वेरी फेयरली वीक। आप निफ्टी का रिटर्न देखें साल का, 6 महीने का, और आप फेडफिना का रिटर्न कंपेयर करें, तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपका स्टॉक बेटर परफॉर्म करेगा, वो आपको चार्ट पे दिखेगा। राइट हम्म। राइट तो इसमें आई थिंक काफ़ी लोग को एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर भी आता है जिससे वो नीचे फिर लाइन में दिख जाता है। वैसे तो नेकेड आई कोई विजिबल होना चाहिए यार, ये निफ्टी 50 है, ये इसका हुआ है, तो आप वहीं से 6 मंथ आप यहाँ तक कई लोग गूगल फाइनेंस में जाके भी कंपेयर कर सकते हैं जो कंपैरिजन का आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज बोलना मिले कि 6 मंथ्स अगो अगर आप कॉस्पी देखते जो साउथ कोरियन इंडेक्स है और निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते, तो कॉस्पी की रिलेटिव स्ट्रेंथ अलग ही थी वर्सेस निफ्टी 50।
अभी हम इंडेक्स की भी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 40% इंडेक्स ही आपका 2 स्टॉक्स है, एसके हाइनिक्स और सैमसंग। करेक्ट। जो मेमोरी चिप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे आप थीमेटिक मूव्स की बात कर रहे हैं, तो एसके हाइनिक्स, माइक्रोन, सैमसंग, ऑल 3 वर अ पार्ट ऑफ द थीम। पर इन द थीम के साथ कभी-कभी एक स्टोरी भी बनती है। जैसे आपने अभी बात करी गोल्ड लोन की, तो एक थीमेटिक मूव में एक नैरेटिव भी साथ अटैच होता है कि यार गोल्ड का प्राइस बढ़े तो इन कंपनीज़ की ग्रोथ फास्ट आएगी, और कॉमन सेंस नैरेटिव है कि जैसे अगर वर्ल्ड में आज एआई की डिमांड है, तो आप कितने डेटा सेंटर लगा लोगे? डेटा सेंटर पानी और पावर बहुत कंज़्यूम करते हैं। तो आप क्या करोगे कि जो आपकी इन्फ्रेंस है, आप अपने लोकल डिवाइस पे मूव कर दोगे। तो इन्फ्रेंस अगर मोबाइल पे हो रही है, तो आपको मेमोरी चिप की नीड क्या होएगी? ज़्यादा। करेक्ट। अब एकदम से मेमोरी चिप की नीड इतनी ज़्यादा होगी, वर्ल्ड में इतनी सप्लाई नहीं है, तो मेमोरी चिप के प्राइस 70-70, 80-80% बढ़ गए। तो ऑल ऑफ अ सडन चार्ट्स आल्सो स्टार्टेड इंडिकेटिंग द सेम ओवर लास्ट 1 ईयर। थीम आल्सो स्टार्टेड इंडिकेटिंग द सेम, एंड ऑल दीज़ कंपनीज़ वर आई थिंक एक स्टार्टिंग मल्टीपल, क्योंकि ये एक सिक्लिकल कंपनी की तरह ट्रेड करती थी, 10-15 की पी पे पड़ी हुई थी। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक रिलेटिव स्ट्रेंथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉप डाउन। तो एक थीम के साथ एक स्टोरी बनती है उसमें। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली जैसे आपने ठीक बोला, विजुअली वो आप आराम से ही देख लेंगे, वो आपको नेकेड आई को दिख जाएगा कि ये कॉस्पी का इंडेक्स 90% अप है, निफ्टी बिल्कुल साइडवेज है 1 साल से, तो कॉस्पी में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और आप ऐसे ही स्कैन नियर हाइस का भी रन करेंगे तो आपको सारे वही स्टॉक्स मिलेंगे जो रिलेटिवली स्ट्रांग है। इसमें ऐसा कुछ इंडिकेटर की नीड पड़ती नहीं है। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आरएसआई से आरएस से कंफ्यूज कर देते हैं। तो आरएसआई का एक इंडिकेटर लगाते हैं, फिर उसमें वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वो जोन करते हैं। बट एज सच आरएस के लिए मैं इंडिकेटर कोई यूज़ करता नहीं हूँ। बट आरएसआई का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, आरएसआई का अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग आरएसआई से और आरएस में कंफ्यूज्ड है। आई थिंक कोई पीछे आया था तो 1 घंटा उनके साथ में बैठा, तो मैंने उनको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया। फिर बाद में 2 घंटे बाद उनका मेरे को स्क्रीनशॉट आया आरएसआई का। मैंने कहा 1 घंटा वेस्ट हो गया यार ये तो। ये मैंने आपको बताया भी कि आरएसआई और आरएस के बीच में क्या डिफरेंस है। बिकॉज़ आरएसआई आई थिंक एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। या लास्ट जो भी 14 का उसमें आई थिंक टाइम फ्रेम होता है, 14 डेज़ हो गए, 14 अगर आप वीकली चार्ट्स पे देख रहे हो 14 वीक्स हो गए। तो जितना स्टॉक ऊपर जा रहा है उसका एक एवरेज कैलकुलेशन लग के फिर मोमेंटम आता है, स्कोर दिया जाता है 30 टू 70 के बीच में। एंड आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन वी वर ओनली डिस्कसिंग कि जनरली हमने ये चीज़ भी नोटिस करी कि जो जिनका आरएसआई ओवरबॉट था वो स्टॉक और चलते गए। जो अकॉर्डिंग टू द गाइज़ हू डू आरएसआई बेच देना चाहिए, और जो अंडरबॉट था वो और गिरते गए, राइट? तो आरएसआई और आरएस में डिफरेंस है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे मैंने अभी समझाया, स्टॉक का कंपैरिजन है बेंचमार्क से, यानी आपके मैथ्स के मार्क्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ टॉपर के साथ। आरएसआई आपके मार्क्स को कंपेयर करता है अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ, 2-3 महीने पहले आपके कितने मार्क्स आए थे और अब कितने मार्क्स आए हैं। तो एक स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 14 डेज में कैसी रही उसको कंपेयर कर रहा है। आरएसआई का एक फॉर्मूला है 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस यू बाई डी करके, वो ज़रूरी नहीं। 1978 में वेल्स वाइल्डर ने एक बुक लिखी, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम, वहाँ पहली बार आरएसआई को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने काफ़ी इंडिकेटर्स बनाए थे, राइट? काफ़ी इंडिकेटर्स बनाए थे, आरएसआई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये 14 डेज का भी कॉन्सेप्ट वो इसलिए लेके आए कि एक लूनर साइकिल 28 दिन की होती है, तो उसका आधा हमने ले लिया 14। तो ऐसे करके आरएसआई आया। तो आरएसआई सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आज टीसीएस की परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू टीसीएस कैसी है राइट, फॉर पास्ट 14 डेज। राइट, तो अब आप क्या, उस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है। ओवरबॉट मतलब वो उसका आरएसआई बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब उसने पिछले 14 डेज में अपने ही कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब जो तो उसकी ये एवरेज ऐसे ही एवरेज परफॉर्मेंस थी हाँ, उससे ज़्यादा अच्छी करेक्ट। परफॉर्मेंस। तो ऐसे ही तो स्टॉक हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग में, जिनमें आरएसआई में एक मूव आए, जिसमें हम बहुत लोग उसको आरएसआई ब्रेकआउट बोलते हैं। बट मैं आरएसआई यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि एक स्टॉक जो 400-500% जाना होगा वीकली चार्ट पे, उसका बहुत बार आरएसआई ओवरबॉट होगा, बीच में बहुत बार ओवरसोल्ड होगा। राइट, तो वो नॉइज़ रहेगी चार्ट पे, तो उस नॉइज़ को एलिमिनेट करने के लिए आई डोंट यूज़ इट। बट हाँ, आरएस और आरएसआई में डिफरेंस है दोनों में। राइट, राइट। आई थिंक टेक्निकल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ का अपन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्कैन्स में आपने बताया कि नियर टू 52 वीक हाइज़, मतलब 20% नियर टू 52 वीक हाइज़ हम स्कैन स्कैन जो आपका है हमने डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड कर दिया। थर्ड एक कॉन्सेप्ट आता है हिमांशु भाई टेक्निकल्स में, जो पहले बिगिनर्स तो स्टेज एनालिसिस के नाम से सीखते हैं। जो आई थिंक सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम बुल एंड बेयर मार्केट जो स्टैन विंस्टीन की बुक में स्टेज एनालिसिस के नाम से था। कि पहले आपकी अर्निंग्स मतलब एकदम अपग्रेड साइकिल आती है, फिर पीक आउट होती है और फिर ड्रॉ डाउन साइकिल आती है।
तो यहाँ पे मैं फंडामेंटली एक बार दिखा देता हूँ कि स्टेज एनालिसिस फंडामेंटल्स में कैसा दिखता है, राइट? कि दिस इज हाउ इट यूजुअली लुक्स लाइक। कि एक बिजनेस होता है जब उसका चार्ट एकदम बॉटम में लग रहा होता है, जैसे कैरिसल का 6 साल का Correct. बेस बन रहा था 2014 से 20 के बीच में। तो यूजुअली तब कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, बट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के साथ प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? कॉन्स क्या होते हैं कि पता नहीं भैया समय कितना लगेगा। करेक्ट। मतलब 10 साल में तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, बट समय नहीं पता कितना लगेगा। फिर क्या होता है 2020 में आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी कैरिसल की, तो एक पॉजिटिव सरप्राइज़ आया। फिर एनालिस्ट कम्युनिटी, जो अगर आप समझेंगे ना स्टॉक मार्केट की गेम को, तो स्टॉक मार्केट की जो अगर हम पूरा थॉट प्रोसेस समझते हैं, तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट सेल साइड और बाय साइड पे एनालिस्ट काम करते हैं। और ये एनालिस्ट क्या करते हैं? कंपनियों के बनाते हैं मॉडल। ये मैनेजमेंट से मिलेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, फिर एक-एक इंडस्ट्री के एनालिस्ट को मिली हुई है। फिर ये जब मॉडल बनाते हैं तो ये कुछ करते हैं, उस पे एस्टिमेट्स, फोरकास्टिंग करते हैं कि यार हमारे हिसाब से ईपीएस इस कंपनी का ₹1 आएगा इस क्वार्टर में। मतलब एक कहते हैं ना, एक तरीके की बिड लगती है, ऑड्स की एक बेटिंग होती है कि एक ऑड्स बनते हैं कि यार हमारे हिसाब से ₹1 का ईपीएस आएगा। पर बाय चांस अगर ईपीएस 1.2 आ गया तो दैट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सरप्राइज़। सो पॉजिटिव पॉजिटिव सरप्राइज़। सरप्राइज। तो व्हाट हैपेंस देन, एक बड़ी मज़े की बात है, कोई ये नहीं कहेगा कि यार हमारा फोरकास्ट गलत हो गया, ये कहेंगे तो क्या अब हम फोरकास्ट रिवाइज़ कर देते, अपग्रेड कर देते हैं इसको। तो फिर फोरकास्ट को अपग्रेड किया जाता है। अगर फोरकास्ट अपग्रेड होता है तो स्टॉक का टारगेट प्राइस भी अपग्रेड होता है। एंड देन इवेंचुअली व्हाट यू सी, बिकॉज़ इंस्टीट्यूशंस इन एनालिस्ट की रिसर्च कंज्यूम कर रहे हैं, तो एट द एंड दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन प्राइस वॉल्यूम एक्शन समवेयर। तो स्टेज एनालिसिस की साइकोलॉजी पीछे ये है कि पहले कॉन्ट्रेरियन आते हैं, पॉजिटिव सरप्राइज होता है, पॉजिटिव सरप्राइज मॉडल बनते हैं, एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं, फिर स्टॉक ऊपर जाने लग जाता है, फिर ईपीएस मोमेंटम आ जाता है। अब ये एक बड़ी फनी चीज़ है हिमांशु भाई, जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो लास्ट 10-11 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कि जब किसी कंपनी के ईपीएस एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं आफ्टर अ ड्रॉ डाउन, मतलब 2-3 साल से वो कंपनी साइडवेज, और पहला क्वार्टर आता है ईपीएस एस्टिमेट रिवीजन का, यूजुअली आई हैव सीन कि वो साइकिल 2-3 साल कभी-कभी लास्ट कर जाती है। आई थिंक वो बेस बनने चालू हो जाते हैं, Correct. राइट? जैसे हमने ये चीज़ आई थिंक 2011 से लेके 2019 तक अपार इंडस्ट्रीज़ में जैसे कुछ नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही ईपीएस एस्टिमेट्स की रिवीजन चालू हुई 2020 में, तो एटलीस्ट 3 मतलब 12 क्वार्टर्स इन अ रो द ईपीएस हैड टू बी रिवाइज्ड अपवर्ड्स। एंड पता है सरप्राइज़ की बात क्या है कि मैनेजमेंट कहती थी ये पीक मार्जिन है। पर एवरी क्वार्टर दे यूज्ड टू डिलीवर मार्जिन्स व्हिच वर बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर। बट देन मैनेजमेंट भी एंड में आके अपनी पूरी मार्जिन गाइडेंस ही रिवाइज़ कर दी आफ्टर 3 इयर्स। जनरली ऐसे स्टॉक्स में मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि 1.5 से 2 साल का एक बुल रन रहता है स्टॉक में। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी कोई एक्सटर्नल इवेंट आता है, जैसे कोरोना वायरस आया राइट। या किसी एक्सटर्नल शॉक की वजह से मार्केट जब बहुत डीप करेक्शन में जाती है, तो थीम्स की रीशफलिंग हो जाती है। आप जैसे बोल रहे हैं, आप देखेंगे फार्मा स्टॉक्स 2013 से 19 ऑलमोस्ट बिल्कुल डेड ही पड़े हुए हैं बहुत सारी। अब सडनली एक एक्सटर्नल शॉक ऐसा लगा, वो बोलते हैं ना जैसे सबका टाइम हमेशा ख़राब नहीं होता। तो ये लॉरस लैब और ये इनके जो प्रॉक्सी प्लेयर्स थे, अमीन प्लेयर वगैरह, सब इनका एक अच्छा टाइम आ गया, एक एक्सटर्नल शॉक लगा। आईटी कंपनीज़ भी ऑलमोस्ट 5-5x, मैस्टेक, परसिस्टेंट। आई थिंक एल्काइल और बालाजी और माइंस कुछ 30-30 बैगर हो गए थे, मतलब 1 डेढ़ साल में। तो अभी आप देखेंगे रेलवे और डिफेंस का एक थीम आया, बाद में बीच में राइट। सोलर का एक थीम आया, फिर वो पीक आउट हुआ। अब वर्ल्ड ओवर जो भी टर्मोइल चल रहा है, फिर कोई एक नया थीम आएगा निकल करके। अभी ये गोल्ड मूव कर रहा है, तो कमोडिटी की वजह से किसने सोचा था कि गोल्ड लोन का ऐसा ग्रोथ होगा? किसने सोचा था एमसीएक्स में ऐसी ग्रोथ आएगी? एमसीएक्स में ऐसी एक ग्रोथ आएगी। एमसीएक्स जो एक वन प्रोडक्ट कंपनी थी क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स की, कि उसमें सिल्वर और गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ऐसा एक्सप्लोजन हो जाएगा ग्रोथ का, मतलब आई थिंक 300-400% टाइप ग्रोथ आ रही है एमसीएक्स में बिकॉज़ ऑफ एफएनओ। करेक्ट। तो स्टेज एनालिसिस बेसिक एक रिफ्लेक्शन है, जैसे आपने बोला बिजनेस है पूरा, उसी की रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल बेसिक समझेंगे तो डाउ थ्योरी का एक एक्सटेंशन है। डाउ ने 1890s में वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपनी पूरी स्टडी लिखी, तो उन्होंने बोला प्राइसेस ट्रेंड में मूव करते हैं। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है कि आप 2008-9 में सबके पास नोकिया के फ़ोन देखते होंगे हाथ में। राइट। अब मैं आपको सिंपल बोलूँ, आप चार्ट ड्रॉ करो नोकिया का, आप बनाओगे कि एक वो ऊपर जा रहा है 2008-9-10 में, तब से आपके डाउन ट्रेंड होगा वो, और वो बहुत सालों से अब साइडवेज में आप बना दोगे। अब कुछ भी नहीं है कंपनी में खास ऐसा, मतलब नोबडी यूजेस देयर प्रोडक्ट एनीमोर। तो एक रिफ्लेक्शन है बस वो एक बिजनेस की। वैसा ही चार्ट है, उसको आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज बोल लीजिए या स्टेज स्टेज एनालिसिस बोल लीजिए, सेम बात। सेम रहेगा। इसी को यूज़ करके डार्वस ने $2 मिलियन बनाए, हाउ आई मेड $2 मिलियन बुक लिखी।
उन्होंने जब प्राइस ऊपर जाता है हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो हाई और लो को कनेक्ट करके एक उन्होंने बॉक्स बनाया। जो कंसोलिडेशन में चले जाता है आफ्टर स्टेज 2। तो उसको उन्होंने डार्वस बॉक्स बोल दिया। मतलब एक्चुअली जब स्टेज 2 में हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो वो हर हायर हाई और हायर लो को कनेक्ट करके एक बॉक्स बना रहे हैं। तो ही सेज कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसके बॉक्सेस एक के ऊपर एक पाइल होते जाएंगे। अब उस टाइम लोगों को लग रहा था कि ये क्या कौन सी टेक्निक है मार्केट में, समझ नहीं रहे थे। बेसिकली वो डाउ थ्योरी की एक्सटेंशन थी। तो थर्ड बुक जब उन्होंने लिखी यूके में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया कि हमें भी समझाओ ये क्या है। तो है बिल्कुल बेसिक चीज़, राइट। लेकिन वो वही एक बिजनेस है जिसको वो ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ही वाज ओनली ट्रेडिंग सारे ही सारे जो हॉट थीम वाले नाम थे। करेक्ट। थियोकोल केमिकल जो रॉकेट के लिए फ्यूल बना रहा है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स ही इज ट्रेडिंग उस टाइम पे। तो उनका एडवांटेज ये था कि ही वाज सिलेक्टिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग थीम्स। आई थिंक यहाँ पे मैं एक डेटा भी दिखा सकता हूँ जैसे ऑडियंस को कि दिस इज़ इंडियन मार्केट डेटा सिंस 1991 एक्चुअली में। तो यहाँ पे अगर ऑडियंस डेटा देख रही है तो इस डेटा में भी क्या ब्यूटी है कि इन एवरी 5 ईयर टाइम फ्रेम्स इट हैज़न्ट बीन द केस कि विनर्स सेम है। हर 5 साल के एक साइकिल में चक्के में विनर्स चेंज होते जा रहे हैं। अब ये 1991 से 1996 का डेटा देख सकते हैं, 96 टू 2001 का देख सकते हैं, फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स का देख सकते हैं। एक टाइम था जब रियल एस्टेट और इंफ्रा के विनर्स थे। एक टाइम था जब पावर सेक्टर और कमोडिटी के विनर्स थे, 2008 के आसपास वो साइकिल थी। फिर एक टाइम आया था कि सबसे बढ़िया विनर्स मार्केट में अगर आप 2011 से 16 के बीच में देखेंगे, तो अ लॉट ऑफ दीज़ सम ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज़ तो थी पास्ट में, बट अ लॉट ऑफ दीज़ श्रिम्प कंपनीज़। तो मेरे को याद है कि एक ना मतलब एक बड़ा एक रिनोन इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम नहीं लेता। तो 2016 में वहाँ पे ना एक स्टॉक पिकिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। तो तब लोग क्या कहते हैं, इंडिया विल बी द श्रिम्प कैपिटल और श्रिम्प फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है हिमांशु भाई, कि ना श्रिम्प के अंदर ना एक अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम करके एक डिजीज़ लगी थी, जिससे वियतनाम और इंडोनेशिया से श्रिम्प एक्सपोर्ट होना पूरी दुनिया में बंद हो गया था। मतलब स्पेसिफिकली यूएस में, क्योंकि यूएस इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ शिप्स। अब आपका इंडोनेशिया, वियतनाम से एक्सपोर्ट है नहीं, तो कंपनीज़ लाइक अवंती फीड्स हैं जो फीड बेचती हैं श्रिम्प फार्मर्स को। फीड में मार्जिन बहुत अच्छा है आपका। मतलब इस कंपनी का ऐसा नाम था कि जैसे नेस्ले का बेबी फूड में है, तो वैसा श्रिम्प फार्मर्स में नाम था, मार्केट शेयर भी है, आरओसी बहुत है। तो इंडिया में श्रिम्प फार्मिंग बहुत तेज़ी से चालू हुई, आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आई थिंक जो रीजन है वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुई। एंड देन व्हाट हैपेंड कि श्रिम्प एक्सपोर्ट इंडिया का, मतलब श्रिम्प 30 टू 35% कैगर पे ग्रो करा फॉर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स। मतलब जीडीपी की हम बात कर रहे हैं 6-7% पे ग्रो करती है, बट एक इंडस्ट्री 5 टाइम्स हायर देन जीडीपी ग्रो कर गई। बट दैट पीरियड लास्टेड फॉर 5 ईयर्स। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अब क्योंकि जैसे 2016 में वो एक यूनिवर्सिटी ने बोला कि इंडिया विल बी श्रिम्प फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम क्या हुआ, फिर इक्वाडोर में श्रिम्प प्रोडक्शन चालू हो गई, वियतनाम में वापस स्टार्ट हो गई। एंड आपकी जो श्रिम्प का डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस था, बहुत सारी कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में आगे लिस्ट हो गई। एपेक्स फ्रोजन आगे लिस्ट हो गया, और भी श्रिम्प की कंपनीज लिस्ट हो गई। तो आपका जो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट दीज कंपनीज शुड ट्रेड एट 3-4 पी, एंड में 40 की भी थी। तो लोग 40 की पी पे जाके बहुत स्टोरिफिकेशन स्टार्ट हुई, और सारे चार्ट आपके 2016-17 में पीक आउट हो गए थे। आई थिंक आज भी जाके 16-17 से जाके अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं अवंती फीड्स का, जैसे यहाँ स्टॉक सेंस हम देख पा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग बहुत मतलब लेस देन इन्फ्लेशन रेट पे ग्रो करा है बेसिकली। और चार्ट भी 2017 में ही उसका जो टॉप लगा, अभी भी वो हाई क्रॉस नहीं हुआ 1 फीट्स का। और वही प्रॉफिट की रिफ्लेक्शन ही वो चार्ट पे विजिबल है पूरा। राइट। तो आई थिंक यही ब्रिंगिंग इट बैक टू द टॉपिक ऑफ स्टेज एनालिसिस, जब ईपीएस मोमेंटम में आता है तो ग्रोथ स्टोरी बन जाती है। करेक्ट। फिर ग्रोथ स्टोरी बन जाती है, फिर क्या होता है कि एक टर्म में टाइम आता है, फंडामेंटल में क्या होता है, फिर आप टेक्निकल्स में आप अपाइन कर पाएंगे कि फंडामेंटली क्या होता है कि एक भाव ऐसा आता है जब लगता है कि भैया, मतलब ये कंपनी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया की बेस्ट कंपनी है। जैसे आज से 1 साल पहले लोग कहते थे ज़ूडियो, मतलब हर जगह ज़ूडियो खुलेगा, राइट? कि हर जगह ही जगह ज़ूडियो होएगा, या तो आज से 2021 में लोग कहते थे कि भैया इंडिया में तो भी 4% एनर्जी आईएक्स में ट्रेड होती है, ये नंबर 50-60% जाएगा। या तो आईआरसीटीसी इज़ नॉट जस्ट अ टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म, ये तो केटरिंग भी करेगा, पानी की बॉटल भी बेचेगा। तो उस टाइम पे फंडामेंटली कभी-कभी ऐसा लगता है यार, जब ये इतनी ज़्यादा पी रेशियो, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाती है, तो एक जो पहला खराब क्वार्टर आता है, अगर कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो पीटर लिंच ने अपनी बुक में बात लिखी थी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में, कि द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स
when a fast growing company turns into a slow growing company या when it reports the first quarter of slow growth. जैसे कोई कंपनी 30-40% पे ग्रो कर रही है और पहला क्वार्टर आया जब उसकी ग्रोथ रेट 10-15% के आसपास होगी। आई थिंक डी मार्ट में ये क्वार्टर दो FY22 के एंड के आसपास आया था, या ट्रेंट में ये क्वार्टर आया था Q3 ऑफ FY25 में, कि 30-40% की ग्रोथ थी, बट वो मिड टीन्स में हो गई या फिर लेट टीन्स में हो गई। तो वहाँ पे ग्रोथ टॉर्पीडोड हो जाती है। माने आपका चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो हाई राइज जो बन रहे होते हैं, वो एकदम नीचे झटका मारता है, राइट? आई थिंक वो स्टेज 3 टाइप एक टॉपिंग एरिया बन जाता है और फिर इवेंचुअली क्योंकि बेस हाई हो जाता है, बेस इफेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस साल सोचते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एसओआईसी कैपिटल गुड्स के बिज़नेस पे, जी हम रेलवे के लिए कुछ बना के बेचते हैं, रेलवे के डब्बे बना के बेचते हैं। हमें इस साल ऑर्डर आ गया 1000 डब्बों का, तो हमारी पूरी सप्लाई Q4 के अंदर हमने 800 डब्बों की सप्लाई दी थी। अब नेक्स्ट ईयर है, अब नेक्स्ट ईयर में हमारे पास डब्बों के ऑर्डर 400 है, जो हमने Q1, Q2, Q3 में 100 ईच करके सप्लाई दी। फिर अब क्योंकि लास्ट ईयर Q4 में मेरी सप्लाई थी कितनी, 800 डब्बे की, तो अगले साल Q4 में कितनी सप्लाई दिखेगी, 100 डब्बे की, राइट? देन व्हाट हैपेंस, मतलब फंडामेंटली तो स्टेज 4 चालू हो जाता है कि आपका ईपीएस आपको डीग्रोथ दिखेगी मैसिवली। रिसेंट एग्जांपल तेजस नेटवर्क। तेजस। तेजस नेटवर्क का अगर हम यहाँ एग्जांपल आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग देखते हैं, तो व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि यहाँ पे मैं आपको स्टॉक स्कैन्स पे लेके जाता हूँ। आई थिंक हिमांशु कैन ओपाइन अबाउट द चार्ट्स बिकॉज़ आइडिया इज़ टू डू मोर एंड मोर केस स्टडीज़। तेजस नेटवर्क में बीएसएनएल के जो आई थिंक 4G अपग्रेडेशन था उसका सप्लाई था काफ़ी बड़ा, एंड इट स्टार्टेड दिस सप्लाई स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक मार्च 2023 जो रेवेन्यू ग्रोथ है, एंड दिस लास्टेड ऑल द वे टिल मार्च 2025, राइट? आई थिंक बीच में प्रॉफिटेबल नहीं थी, बट आई थिंक 4 क्वार्टर्स में इनकी मेजर लैंड करके एक प्रोडक्ट था उसकी सप्लाई थी जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था ये। तो 23-24% के आसपास मार्जिन हो गया था। अब क्योंकि क्या है, पूरी सप्लाई हो गई, अब अगले साल क्या बेचोगे आप? ऑर्डर बुक बची नहीं आपकी, 10-11 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक एकदम अब 1200-1300 की रहेगी। तो अगले साल इट बिकम्स अ हाई बेस एंड वी सी दीज़ नंबर्स, डीग्रोथ ऑफ 80%, डीग्रोथ ऑफ 90%, प्रॉफिट तो 220% से डीग्रो कर रहा है। राइट, लॉस में चली गई एक्चुअली कंपनी, 200 करोड़ का इस क्वार्टर में लॉस था। करेक्ट। तो एक शेयर होल्डर था, अगर आप कोई कॉन कॉल सुनना चाहते हैं, पिछले एक क्वार्टर की कॉन कॉल थी, 40th मिनट से आके 50th मिनट तक, मतलब ही वाज़ आफ्टर द मैनेजमेंट लाइक एनीथिंग। बट आई थिंक मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बिज़नेस का नेचर ही एक ऑर्डर बुक और लंपी बिज़नेस के आस का है। अगर इसका हिमांशु भाई अगर आप चार्ट दिखा सकते हैं तो इसमें स्टेज एनालिसिस अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड लगाए तो कैसे दिखेगा, अलोंग विद कौन सी मूविंग एवरेज अगर हमें यूज़ करनी पड़ेगी? इसमें वीकली चार्ट पर जनरली इन्वेस्टर्स के लिए 40 ईएम में एक प्रिंसिपल रहता है यूज़ करने के लिए। आप देखेंगे ये लाइन जो मेरे चार्ट पे ये 40 ईएम में है और ये वीकली चार्ट है। राइट। वीकली चार्ट आप देखेंगे लास्ट में कहीं जाकर के इसका फाइनल ब्रेकडाउन आया। बीच में एक बार फेब 24 के आसपास ब्रेकडाउन आया 40 एमए का। उससे पहले आया लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ। हमारे टेक्निकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट लेवल 100 है तो स्टॉक 101 पे जब क्लोज हो गया तो वो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के दो कंडीशन होती हैं, एक तो प्राइस का बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हो और दूसरा फॉलो थ्रू हो। अगर फॉलो थ्रू नहीं हुआ है तो आप उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं मानते हैं। मतलब कि एक बाई ब्रेकआउट के बाद वो फिर फॉलो थ्रू हो जाए उसके अंदर। फॉलो थ्रू हो जाए, ब्रेकआउट मतलब जैसे आप कोई ग्लास की वॉल है उसको आपको पंच मार के तोड़नी है। एक पहला पंच मारा क्रैक आ गया, उसको आप बोलोगे टूट गया, नहीं टूटा। राइट। पूरा तोड़ना है उसको, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ऐसे ही ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन में वो स्टॉक नीचे गया लेकिन फिर ऊपर वापस आ गया। ब्रेकडाउन हुआ नहीं, आप जल्दी एग्जिट कर दिया आपने, आप फॉलो थ्रू का वेट करिए। फॉलो थ्रू अवन इसमें तेजस नेटवर्क्स में फाइनल ब्रेकडाउन आप देखेंगे 23 दिसंबर 6 जनवरी के आसपास आ गया। अब टेक्निकल एनालिसिस में केस स्टडीज कैसे होती हैं? मार्केट में दो तरह के शॉक होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। जो भी आपने स्टोरी बताई है तेजस की इंटरनल स्टोरी है। राइट। अब इन केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन जनरली स्लो होती है। स्लो मतलब कि वो चार्ट ऊपर भी आपको काफ़ी टाइम देगा निकलने के लिए, आप पलटते रहेंगे, आपके पास वो बिजनेस है, और फिर एक स्लो ब्रेकडाउन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉक सबको पता है ओवर वैल्यूड है, पर पार्टी चल रही है तो चलती रहती है। जैसे टाटा एलेक्सी के केस में आप देखेंगे 100-105 की पी पहुंच गई थी। और वो हाई राइज लगते के 10,000 रुपये का प्राइस हो गया। सेम स्टोरी आईआरसीटीसी ओवर वैल्यूड है लेकिन वो पार्टी चल रही है। राइट। अब क्या होता है कि एक एक्सटर्नल शॉक लगना है,
यानी कि 18 अक्टूबर में मार्केट का टॉप लगा, जो भी न्यूज़ आई मार्केट में, आप आईआरसीटीसी का जब चार्ट देखेंगे खोल के, तो 2 तरीके की मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें तेजस की तरह बेस नहीं बना ऊपर। इसमें आईआरसीटीसी वर्टिकल राइज़ हुआ, वर्टिकल राइज़ होने के बाद इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स टॉप। हम्म। क्लाइमैक्स टॉप यानी एक बहुत हाईएस्ट वॉल्यूम से बहुत सारा की सारा मूव टॉप पे रिवर्स हो जाता है। बहुत ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है, पीई एक्सपेंशन जिसको आप बोलते हो, हम लोग क्लाइमैक्स टॉप बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। राइट। अब इन केसेस में जब मार्केट में कोई एक्सटर्नल शॉक लगना है, तो यहाँ पर इन स्टॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होती है क्लाइमैक्स मूव में। ये मेरे मेंटर भी मुझे सिखाते थे, और एक मार्क एंड्रयू लिम की बुक है हैंडबुक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उसमें उन्होंने चैप्टर 25 लिखा इन्वेस्टर साइकोलॉजी। राइट। उसमें सिंपल वो समझा रहे हैं इसको। मान लीजिए आप मुझे बोल रहे हैं आईआरसीटीसी बहुत अच्छा है, ये ले लो, सारी स्टोरी है इसकी, मैंने ले लिया। मैंने 10 लोगों को और बोला, उसने भी ले लिया, सबने ले लिया, ये वर्टिकल मूव आ गया। तो ही सेज जब सबने ले लिया तो अब आगे कौन लेगा? मतलब इट बिकम्स लाइक आईफिल टावर। आईफिल टावर हो गया, वर्टिकल मूव हो गया। तो वर्टिकल मूव पे अब एक जरा सा भी एक्सटर्नल शॉक लगा तो 1 बार रिवर्सल आ जाएगा, जिसको 1 बार रिवर्सल बोलते हैं। आप देखेंगे कोइंसिडेंटली 18 अक्टूबर 2021 को ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी सेम हुआ। सेम 18 अक्टूबर 2021 को आईआरसीटीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आप डी मार्ट देखेंगे उसमें भी उसी टाइम वही हुआ। आई थिंक ब्रॉडर मार्केट में दीपक नाइट्राइट का भी वही हिसाब था। आप डी मार्ट का आप चार्ट खोलेंगे 18 अक्टूबर 2021, तो ये डेट एक रैंडम डेट नहीं है। इस दिन एक एक्सटर्नल शॉक लगना है, पूरे ब्रॉड मार्केट का टॉप लग गया। जब ब्रॉड मार्केट का टॉप लगता है तो ये ओवर वैल्यूड वाले स्टॉक्स जो बहुत हमें उस वक्त लगेगा, अच्छा मैं उठा पिछले हफ्ते रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन रन किया, अच्छा डी मार्ट स्ट्रांग है, आईआरसीटी से स्ट्रांग है। अब हम पहले क्वेश्चन पे आ गए, फंडामेंटल मैंने देखे नहीं, राइट। तो वैल्यूएशन भी कोई चिड़िया का नाम है, हाँ। तो वैल्यूएशन भी देखनी है थोड़ी बहुत बेसिक। वो 100 की पी पे स्टॉक्स हैं, आप अब मूव मिस कर चुके हैं क्योंकि आप 12 महीने साल भर लेट एंट्री ले रहे हैं उसकी, हम्म। जिसको हम लेट स्टेज बेस बोलते हैं। तो 2 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक स्लो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें स्टॉक की इंटरनल एक स्टोरी चल रही है, और वो बहुत टाइम से सबको विजिबल होगी, ऑर्डर बुक तेजस की खत्म होने वाली है, या डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आप देखें अब ग्रोथ स्लो हो गई, ट्रेंट में ग्रोथ स्लो हो गई, तो धीरे 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 उनमें क्लाइमैक्स मूव नहीं आते। आप ट्रेंट का एग्जांपल देखेंगे जब चार्ट खोलेंगे, तो आप यहाँ पर ट्रेंट का चार्ट देखें, इसमें वो क्लाइमैक्स मूव नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम देगा आपको, क्योंकि ग्रोथ एक फिनोमिना है, 100 से ग्रो कर रहा है परसेंट, 100%, 100%, फिर एक फर्स्ट वो एक क्वार्टर आता है स्लो डाउन वाला। तो इसमें कहना सही रहेगा जिस ताकि सब अंडरस्टैंडिंग है कि लोअर लोज बनने लग जाते हैं। लोअर हाइज और लोअर लोज का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। जिसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, हम्म। और स्टेज 4 बोल देते हैं, या स्टेज 3, जो भी स्टैन वीनस्टीन अपनी बुक में लिख रहे हैं उसको स्टेज 3, राइट। स्टेज 4। राइट। पहले स्टेज 3 बनेगी जब वो फ्लैट हो जाएगा स्टॉक, वहां से उसके नया हाई नहीं बना पाएगा वो। मतलब कि हम माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट से ऊपर जा नहीं सकते, कर- तो हम नीचे जब डिसेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे लोअर लोज लगते जा रहे हैं, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। हाँ, तो ये कहानी अब सेलिंग भी टीए में बहुत तरीके की, मतलब 2 तरीके बेसिकली, जैसे मैंने बोला, एक तो इंटरनल है, ग्रोथ स्लो हो गई, लेकिन अभी भी वो एक होता है ना, हमारे हमने मैंने ट्रेंड रखा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और वो 5 गुना हो गया, तो वो आप बोलते हैं ना, वो एक मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं मरती, तो वो धीरे 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 नीचे आते हैं। एक होता है कि बिल्कुल ही फ्रॉड हो गया जेंसोल की तरह, तो वो तो फंडामेंटल में ही नहीं आता ना आपकी। वो फंडामेंटल में आता भी नहीं, कैश फ्लो भी नेगेटिव, सब कुछ, तो वही फंडामेंटल मुझे वहाँ बचा भी लेगा, राइट। क्योंकि उस टाइम ग्रीड में हमें लगता है ये तो जा रहा है, मेरा मिस हो गया, और लेकिन वो गिरते भी ऐसे ही हैं जैसे वो जेंसोल गिरा। हाँ, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो इट गोज अप लाइक अ स्टेयरकेस, एंड इट कम्स डाउन लाइक एन एलिवेटर। एलिवेटर, तो जेंसोल में जिस तरह का फॉल है वो फ्रॉड है, राइट। ये ग्रोथ स्लो है। ग्रोथ Right. स्लो है तो एंटिसिपेशन, अभी भी बहुत सारे, मेरे को किसी का कॉल आया 10 दिन पहले, ट्रेंड खरीद लो, मैंने कहा क्यों ले लो, वैल्यू बाय है। तो ये वैल्यू बाय जहाँ आता है, मैं बहुत डर के भाग जाता हूँ दूर, बिकॉज चार्ट अभी बिल्कुल, यहाँ टीए मुझे हेल्प करता है वेन टू एंटर। कभी कभी क्योंकि यहाँ पे आप टीए में सोच रहे हो, फंडामेंटली सोचता हूँ, मतलब एक्चुअली मैं 2021-22 में डीमार्ट की हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें बोला था बहुत महंगा स्टॉक है, मेरे को समझ नहीं आता, कंपनी एपिक है। तो बिजनेस अच्छा हो और स्टॉक अच्छा होना दो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि एट द एंड यू मेक मनी एट व्हाट वैल्यूएशन एंड व्हाट प्राइस यू एंटर। बिकॉज डीमार्ट का जब ग्रोथ स्लो डाउन हुआ
तो आई थिंक मैं ट्विटर पे पोस्ट भी डालता था यार डीमार्ट की ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। जिन्होंने पैसा बनाया था डीमार्ट पे 2017 से 20-21 के बीच में, कहते यार तुम्हें तो पता ही नहीं है। 200 की भी 250 की भी कोई मैटर ही नहीं करता। देखो तो सही, ये एक लोक स्टोरी होती थी, इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी। आई थिंक ये एक स्टोरी बन गई थी कि इट्स अ रियल एस्टेट बिज़नेस, कि ये लोग रियल एस्टेट ले लेते हैं और रियल एस्टेट धीरे-धीरे करते बढ़ते जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि मार्केट कैप जितना रियल एस्टेट होएगा इसमें। अब मतलब कभी-कभी हँसी भी आती थी और कभी-कभी लगता था यार कि शायद से बढ़ते स्टॉक की वज़ह से मे बी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती थी। मैं किसी की गाइडेंस में था उस वक़्त। उसके बाद जब टाटा एल्क्सी मेरे पास था ना, मैंने उसको 900 के आसपास लिया। तो बहुत लोगों ने ये बोला कि 3000 पे ओवर वैल्यूड हो गया, 4000 पे ओवर वैल्यूड हो गया, 5000 पे ओवर वैल्यूड हो गया। लेकिन यहाँ टीए ने मुझे बचा लिया, बिकॉज़ टीए में क्या होता है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। बिकॉज़ एक ये बिल्कुल फंडामेंटल ये क्वेश्चन आता है ना, ये आजकल वो ब्रेकअप भी इसलिए उन्हें बोलते हैं, हाउ मच डू यू लव मी? इसका कोई आंसर नहीं है। सही बात। वो कोई क्वांटिफिकेशन नहीं आप कर सकते। तो एक बढ़ता हुआ स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, मतलब देयर इज़ नो वे कि मैडनेस ऑफ द हाँ, मार्केट। तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएँ। वो टाटा एल्क्सी का टॉप 10,500 पे जाके लगा। तो वो ओवर वैल्यूड तो 6-7 हज़ार पे भी हो गया था। बट वो लास्ट का जो मूव था 50% का, वो नए एंट्रेंट के लिए तो 6000 से 50% मूव है। लेकिन वो जो पहले से बैठे हैं राइट, 1000 से, उनके लिए तो 11 पे आकर बन रहा है। राइट, तो राइट, राइट। इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल मिला है, तो टीए आपको एटलीस्ट एग्जिट टाइमली करवा देगा। बस ये होगा कि आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा-सा गेन आपको ऊपर से वापस करना पड़ेगा, बट नो वन कैन सेल एग्जैक्टली एट द टॉप। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम हुँ। कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा आपने जी हमें सिखा दिया 30 वीकली ईएमए पे बेचना जब टूटी। मैंने कहा ठीक है, बट यार ये तो अगर 15% नीचे आ जाएगा वहाँ से। कहा सर अगर आप जैसे मेरे से मिस्टेक हुई थी अल्काइल अमाइन्स में। तो मैं 2019 में हम लोग मतलब जैसे कंपनी लेके वेके बैठे हैं एंड 2021 के अंदर इसमें काफ़ी बड़ी बुल रन आई। बट आई थिंक आई वाज़ आउट ऑफ द स्टॉक बिकॉज़ वी बॉट क्लोज टू 1000 टू 1500 करोड़ मार्केट कैप। वी वर आउट बाय 4500 या 5000 करोड़ के बीच में। पीक पे स्टॉक चला गया 14,000 करोड़ पे। तो मतलब इफ आई रिकॉल द नंबर करेक्टली। आप ये चार्ट देखेंगे मेरे स्क्रीन पे, अपार इंडस्ट्रीज़ का। राइट। तो अपार इंडस्ट्रीज़ को आप यहाँ देखेंगे जनवरी 2023 में। अब ये ऑलमोस्ट स्टॉक 1800 से नीचे गिर के 1400 पे आ गया जनवरी 23 में, ऑल ऑफ अ सडन 2-3 हफ्ते में। लेकिन 40 एमए भी ब्रीच नहीं करी। राइट। अब आप बोले मैंने 50% मेरा उड़ गया गेम, लेकिन ये 1400 से स्टॉक फिर 10,000 तक गया वापस दोबारा ऊपर। तो वो उस मोमेंट पे वो जैसे हम लोगों के सत्संग में नहीं बोलते कि वो प्रॉब्लम हमें अभी बड़ी लग रही है, पर इतनी बड़ी है नहीं। हुँ। लाइफ को अगर आप ऐसे देखो तो चार्ट को भी आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, ऐसे सोच के चलना पड़ेगा कि छोटे-छोटे पुल बैक अगर आप ज़्यादा हेडेक लेंगे उसमें तो पूरा कंप्लीट मूव राइट नहीं कर पाएँगे उसमें। मतलब जो वॉलेटिलिटी आती है, जो अगर आप ज़्यादा डेली चार्ट पे जाएँगे तो मे बी आप शेक आउट हो जाएँगे। अगर इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा-सा लाइफ को स्मूथन कीजिए, पीसफुल बनाइए और वीकली चार्ट्स पे जाइए। करेक्ट, मेरे पास बहुत लोग ऐसे पूछते हैं मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ मत बनो, कोई नीड नहीं है। बिकॉज़ आप जैसी स्क्रीन के आगे आएँगे, आप डेली चार्ट खोलेंगे और अभी तो आजकल डेली भी नहीं 15 मिनट के चार्ट भी आ गए हैं। हाँ, तो सही बात वो है। खोल के आप बाय सेल कम से कम 20 बार बाय सेल कर देंगे आप। मतलब कोई अभी तो स्टॉक ट्रम्प की अगर न्यूज़ आ गई जी 25% टैरिफ और है, तो आप तो पूरा पोर्टफोलियो बेच देंगे 1 सेकंड के अंदर। हाँ, करेक्ट। तो हुँ। आप देखें जितने मल्टी बैगर हैं सब में वही ट्रेट है, पीसफुली 40 एमए के ऊपर हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर गए हैं। और जनरली 5x 6x जब मार्केट एक डीप करेक्शन या बहुत लंबे टाइम करेक्शन से बाहर आ रही हो, तो जनरली स्टॉक्स को मेरे हिसाब से अब नहीं, पूरा नहीं बेचना चाहिए, राइट। बिकॉज वो मल्टी बैगर मूव देने के लिए रेडी हुए हैं। तो टेक्निकल्स में हिमांशु भाई आपने हमें सिखाया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले बिज़नेसेस देखने चाहिए और स्पेशली अगर वो थीम का पार्ट हो। 40 वीकली ईएमए समथिंग जो स्टेज एनालिसिस में दिखता है वो स्टार्ट शेपिंग अपवर्ड्स जब वॉल्यूम आती है। तो हमें कोई एक वैसी एग्जांपल दे सकते हैं पास्ट से, आई थिंक चाहे पास्ट में केस स्टडीज़ एपीएल अपोलो की हो या पास्ट में कोई भी ट्रेंड का एग्जांपल हो कि जब ये स्टेज 2 एंटर करते हैं तो टिपिकली क्या कंडीशंस हो जाती है जब 40 वीकली ईएमए अपवर्ड्स जाता है? इसमें रिसेंटली आप जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बीएससी का आप एग्जांपल देखेंगे, तो आप यहाँ से देखें चार्ट, ये इसने अप्रैल 21 से अप ट्रेंड लिया। पहले तो आप इसी साइकिल पे आ जाइए, कोविड में ये फॉल हुआ, कोविड फॉल के बाद ये स्टॉक वापस ऊपर आया। सितंबर 2020 दिसंबर 2020 इसके आसपास ये स्टॉक पूरे 3-4 महीने तक 52 वीक हाई के पास घूम रहा है।
मतलब उसी बैंड में 20% के। क्लीन मूव आप देखेंगे तो मई 21 में तो आपको ऑलमोस्ट 6-7 महीने का टाइम मिल रहा है पढ़ने का। ये मई 21 में आप देखें वॉल्यूम स्पाइक आया। तो वॉल्यूम स्पाइक पे निकोलस डार्वस अपनी बुक में लिखते हैं, व्हेन अ स्लीपिंग स्टॉक सडनली राइजेस यू शुड पे अटेंशन। तो ये स्टॉक सो रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, साइडवेज था एंड सडनली इट वोक अप। आप अब इसका चार्ट अगर जूम आउट करके देखें तो पहले डाउन ट्रेंड में था ये, हम्म। उसके बाद ये साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद इसने बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन बेस बनाया 1 साल का। उसके बाद मई 21 में इसने स्पीड पकड़ी, वो बेस से बाहर आया, तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम स्पाइक हुई और 40 एमए के ऊपर आया और वहाँ से फिर स्टॉक जाकर के मल्टी बैगर बना। फिर बाद में दोबारा मैंने ये स्टॉक इसलिए पिक करा क्योंकि इसने दोनों साइकिल में पार्टिसिपेट किया है, कोविड के बाद जो 2 साल का एक बुल रन था उसमें भी और उसके बाद भी। और इसका उस टाइम पे इज इट राइट टू से आई थिंक उस मंथ के अंदर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट भी था। इसमें इसका आई थिंक जून 20 मई 21 जून के आसपास आई थिंक यहाँ पे एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था करेक्ट कंपनी में। करेक्ट आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट, बट जनरली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको अगस्त 20 के या दिसंबर 2020 के हाई के पास देख रहा हूँ, हम्म। तो 1 साल से ज़्यादा का ये बेस बन चुका है। राइट। यानी जो भी प्रीवियस बायर्स ट्रैप्ड हैं इसमें, एक्चुअली क्या होता है, स्टॉक जब नीचे गिरता है और वापस ऊपर आता है तो प्रीवियस ट्रैप्ड बायर उसको बेचते हैं। हम्म। इसको हम टीए में ओवरहेड सप्लाई बोलते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका इतना लंबा बेस है और ये अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रीवियस ट्रैप्ड बायर्स जनरली एग्जिट ले लेते हैं, तो ओवरहेड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप इसको देखेंगे कि ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट है तो स्मार्ट हैंड के लिए ब्रेकआउट नीचे हो चुका कर, हम्म। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा है कि एक लाइन ड्रॉ करके यू कैन बाय एडिशनल शेयर्स, बट इसका वैसे टीए में ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है अगर रेजिस्टेंस बहुत दूर है। बहुत मतलब अच्छा इसमें क्योंकि 5-6 साल हो गए थे 5-6 साल हो गए। बट तो इसमें अगर बेक्टर फूड्स का एग्जांपल देखें आई थिंक क्योंकि इसका तो आईपीओ जैसे 2017 में आया था मिस बेक्टर फूड स्पेशलिटी। हाँ, वेक्टर फूड का आप एग्जांपल देखेंगे तो जैन 23 में इसने हाई लगाया, देखिए हम्म। 23 जैन 2020 16 जैन बेसिकली राइट। 2023 की कैंडल। लेकिन ये हाई लग गया 52 वीक हाई। वो जो आप आईपीओ वाला हाई देख रहे हैं वो 2020 का हाई है। करेक्ट। तो अगेन 3 साल हो गए तो मूव, क्योंकि होगा क्या, कभी कभी नए बिगिनर्स क्या करते हैं, वो ये मेथड सीखते हैं कि मेरे को जब वो हाई क्रॉस होगा तभी लूंगा, राइट। तब तक वो स्टॉक डबल हो चुका होता है, नीचे से तो बहुत नीचे चल से गया होता है बहुत चल गया तो होता है। उसके जो बेसिस है मतलब हमें जो उसके पिछले वाले बेसिस है फॉरगेटिंग व्हाट द आईपीओ प्राइस वाज या आईपीओ का पास्ट है क्योंकि 3 साल पुराने तो क्योंकि बायर जो सेलर्स होते हैं वैनिश ही हो जाते हैं एक तरीके के right? क्योंकि जितना लॉन्गर होराइजन जाएगा उतना आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट उतना सक्सेसफुल नहीं होता बट अगर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट हो जाए तो मे बी पिरामिडिंग के लिए कोई यूज कर सकता है। करेक्ट। आई थिंक इसमें इटर्नल और पीवी फिनटेक का भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसको वैसे मैं बॉम्ब्ड आउट आईपीओस कहता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजनिंग भी है। तो आप इसमें भी यही देखेंगे, राइट। जुलाई 23 में 10 जुलाई 2023 एटर्नल का आप देखें कैंडल, 10 जुलाई 2023 आपको लगेगा ये नीचे नहीं, ये 1 ईयर हाई है इसका, राइट। क्योंकि 1 ईयर पहले जुलाई में ये स्टॉक नीचे था काफ़ी इस लेवल से। तो राइट। अब आप वेट करेंगे कि मैं आईपीओ हाई पे लूँगा जो 165 170 है, या फिर 1 ईयर हाई इसका 78 80 पे लग गया। राइट। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट बाइंग इज़ ऑलवेज लेट। ब्रेकआउट बाइंग आप देखें कि आप कर कहाँ रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके रेडार पे 20% नीचे पे आ जाएगा, आपका स्कैनर इसको कैच कर लेगा जब ये 52 वीक हाई के विद इन 20% पे आएगा। आई थिंक यहाँ पे जब मैं चार्ट्स में देख रहा हूँ तो अगर हम यहाँ देखेंगे ऑन 29 मई 2023 जब आपकी 30 वीकली है मैं अपवर्ड हुई थी मैं 30 वीकली है मैं यूज़ करता हूँ आई थिंक आप 40 वीकली यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने नीचे एक 52 वीक्स का इंडिकेटर भी लगाया हुआ रिलेटिव स्ट्रेंथ का 26 वीक्स यूजली आप कर सकते हैं। अगेन हिमांशु भाई हंस रहे होंगे कुछ लगाते नहीं है बट मेरे को एक विजुअली दिख जाता है तो विजुअली देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसी टाइम पे बढ़नी स्टार्ट हुई थी अपवर्ड शिपिंग भी इसी टाइम पे बढ़नी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे नीचे से वॉल्यूम्स भी काफ़ी उठनी चालू हो गई थी स्टॉक में। तो दिस इज आई थिंक यहाँ पे ब्लिंकिट का जो इनका एक्विजिशन था दैट स्टार्टेड डूइंग फास्ट एंड पहले मार्केट क्वेश्चन कर रही थी कि यार ये ब्लिंकिट तो लॉस मेकिंग बिजनेस ले लिया है फिर उस टाइम में ब्रेक इवन हो जाएगा और कंपनी ग्रो करिए 300-400% पे एंड आई थिंक उसके आसपास ही उससे 12-15 महीने पहले डीमार्ट पीक आउट हुआ था क्योंकि एट दी एंड इंडस्ट्री सेम है ऑफलाइन टू ऑनलाइन जा रही थी वॉल्यूम्स तो उनकी ग्रोथ रेट पीक आउट कर गई
यहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट पिकअप होनी स्टार्ट हो गई थी। तो दिस 30 वीकली ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स ऑल द वे द ट्रेंड लास्टेड टिल 13 जैन 2025। उसके बाद एक ड्रॉडाउन आया, फिर एक वापस बीच में टेम्पररी ट्रेंड वापस स्टार्ट हुआ। आई थिंक अभी रिलेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बिकॉज ऑफ द मार्केट्स आर, बट दिस वाज अ क्लीन मूव व्हिच लास्टेड फॉर इन एन एंटायर स्पैन ऑफ एटलीस्ट 12 टू 18 मंथ्स टाइप ऑफ होराइजन। करेक्ट। तो इन सब स्टॉक्स ने क्या किया है, गिरने के बाद वो एक लंबा कंसोलिडेशन लिया है, करीब 1 साल या 1 साल से ऊपर का। वो नेसेसरी इसलिए होता है कि ओवरहेड सप्लाई का प्रेशर हट जाता है। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं हुई और स्टॉक को ऊपर जाना है तो बहुत अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। आई मीन वॉल्यूम स्पाइक बहुत ज़्यादा होगी। जैसे एंटेरो हेल्थ केयर में लाइकली शायद आपको चार्ट पे ऐसा दिख रहा होगा कि बेस नहीं बना और वर्टिकली ऊपर आ रहा है। अब जो उस पे ब्लॉक डील हुआ है तो आई थिंक आईसीआईसीआई ने आके पूरा शेयर्स जो ओवर एक्ट किया। जनरली जनरली स्टॉक्स जैसे कैम्स का आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में आईपीओ के बाद ये अप ट्रेंड में गया, भागा भी, उसके बाद इसका टॉप लग गया वही अगस्त 21 में। उसके बाद नीचे आया तो आप देखेंगे बड़ा क्लीन एक बेस बनाया साल 1.5 साल का। राइट। उसके बाद 52 वीक हाई इसने बनाया नवंबर 2023 में। इज इट राइट टू से हिमांशु भाई कि 30th अक्टूबर 2023 को ये बेस टूटा था? आई थिंक दिस 6 नवंबर 23 वाली कैंडल वाज व्हेन द लास्ट 1 ईयर का बेस टूटा। करेक्ट। तो ये आपका अब आप आईपीओ हाई देखेंगे वो काफी ऊपर है अभी। राइट। तो 52 वीक हाई के विद इन 20% और लॉन्ग बेस से अगर बाहर आ रहा हूँ तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत, अब मुझे नहीं पता कि यूनियन बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट और वैसा ही लॉन्ग बेस में चला बट गया। एक लॉन्ग बेस है। तो जब कहीं पे लॉन्ग बेस हो रहा हो तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो राइट। अभी रिचर्ड डीमिल विकॉफ ने एक बुक लिखी है, मेथड ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टॉक। उसमें जनरली वो बोल रहे हैं कि कभी कभी स्टॉक में कोई बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज इमीडिएटली आ गया तो उस केस में बहुत रेयरली होता है वो कि वो बिना बेस बनाए वर्टिकली ऊपर आ जाएगा और वो फिर साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा। बट जनरली जो है कि ऐसा एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से जो स्टॉक रिवर्सल कर रहा है या कॉन्टिन्यूएशन बाय है तो वो टेक्निकल ट्रिगर रहता है इसको बाय करने का। तो बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया। स्टेज 2 आपने बताया कि जब ऊपर घूम रही होती है, एंड देन आल्सो बेस फॉर्मेशन। मतलब बेस फॉर्मेशन इज व्हेन द न्यू बायर्स आर स्लोली कमिंग इन, or maybe old sellers are slowly going out and start goes into a sideways trend, valuations normalize, and then another positive surprise comes। तो फिर जब बेस से बाहर निकलता है तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हिमांशु, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बेस फॉर्मेशन भी बड़े टाइप की होती है। एक तो लॉन्ग बेस फॉर्मेशन होती है और एक शॉर्ट टर्म बेसिस भी बनते हैं। सो लाइक फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब एक तो शॉर्ट टर्म बेस ब्रेकआउट्स भी होते हैं। आई थिंक वो जनरली वो स्टॉक ऑलरेडी स्टेज 2 में होएगा, अप ट्रेंड में होएगा जब शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन होएगी। एंड कुछ बेसिस होते हैं जो डाउन ट्रेंड बहुत सालों का खत्म हुआ, फिर साइडवेज ट्रेंड कुछ मंथ्स टू इयर्स का लास्ट करा, और फिर वो लॉन्ग टर्म बेस से बाहर निकलते हैं। आई थिंक 2015 से 20 में आरती ड्रग्स, साथ ही रख कैरिसिल, राइट, मे बी लॉरस बिटवीन 17 18 19 20 के आसपास, राइट। एनएच में भी वो बेस फॉर्मेशन थी 2-3 साल की। तो हाउ स्ट्रॉन्ग इज स्पॉटिंग दीज बिजनेसेस जहाँ पे लॉन्ग बेस फॉर्मेशन से स्टॉक बाहर आ रहा है? और अगर हम बेस फॉर्मेशन ऑडियंस के लिए और सिंपल वर्ड्स में सिंप्लीफाई कर पाएँ तो आप कैसे करेंगे वांशु भाई? देखिए, सबसे पहले तो स्कैन में आ गए नियर हाई स्टॉक्स विद इन 20%। अब इनके आप वीकली चार्ट खोल लीजिए, राइट। इन्हीं में आपको वो एक लॉन्ग बेस वाले भी दिखेंगे, कुछ शॉर्ट बेस वाले दिखेंगे। तो ये जैसे आपने पूछा लॉन्ग बेस और शॉर्ट बेस का एक्सप्लेनेशन, इसकी केस स्टडी है। जैसे गरवारे हाईटेक फिल्म का आप वीकली चार्ट खोल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट मई जून के आसपास ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया और कंसोलिडेट कर रहा है 3-4 वीक्स तक। उसके बाद उस बेस से बाहर आया। तो लॉन्ग बेस क्या रहता है कि जनरली बिजनेस बहुत स्लीपिंग बिजनेस है, लेकिन वो बेस से बाहर जब आता है ना तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि बिजनेस में कुछ ट्रांजिशन हो रही है, तो मुझे उसको तो ज़रूर पढ़ना है। बिकॉज वहाँ मल्टी बैगर्स बहुत सारे निकलते हैं। इनफैक्ट कमोडिटीज़ में भी यही होता है। सिल्वर भी एक बहुत लंबे बेस से बाहर आया और आप सिल्वर का मूव देखेंगे। गोल्ड भी $2,000 के आसपास बहुत लॉन्ग बेस से बाहर आया। तो जनरली लॉन्ग बेस ब्रेकआउट मतलब कुछ डायनामिक्स चेंज हो रही हैं जिस वजह से वो बिजनेस प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है। आप गरवारे हाईटेक का चार्ट देखें, जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने उसी टाइम के आसपास की ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई। कंपनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रही है पॉलीएस्टर फिल्म से। तो मैनेजमेंट बोल रही है हमारा मार्जिन एक्सपैंड होगा। तो आप लॉन्ग बेस से जब ये स्टॉक ब्रेकआउट हुआ तो ऑलमोस्ट इसने 400% यानी 5x का मूव दिया।
लेकिन ये 5x का मूव क्या होता है कि जनरली लॉन्ग बेस ब्रेकआउट या उससे पहले या उसके बाद इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है स्टॉक में, या स्मार्ट हैंड्स एंटर करते हैं, लेकिन फ्लोट लिमिटेड है, तो मैक्सिमम शेयर कॉर्नर होते जाते हैं, स्मार्ट हैंड्स के हाथ में जाते रहते हैं। स्टॉक ऊपर चलता है, ऊपर चलने के बाद दे डोंट बाय ऑल ऑफ अ सडन इन अ वीक और इन अ डे, बाइंग रुकती है, फिर स्टॉक साइडवेज चला जाता है। साइडवेज जाने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक वीक है, इसका मतलब सप्लाई नहीं आ रही मार्केट में, क्योंकि स्टॉक गिरेगा तब जब सप्लाई होगी, या डिमांड हटा दीजिए आप, डिमांड हट नहीं रही है राइट। और स्टॉक गिर नहीं रहा है, इसका मतलब सप्लाई नहीं आ रही स्टॉक के अंदर, तो वो एक शॉर्ट बेस बनेगा। ये मार्केट जनरली वेट करती है क्वार्टरली रिजल्ट्स का, और जो आपने बोला ईपीएस मोमेंटम का, फिर वो मोमेंटम आएगा, फिर वो स्टॉक मूव करेगा बेस से। तो जनरली किसी का लॉन्ग टर्म बेस ब्रेकआउट अगर मिस हो गया है, तो अगला जो फर्स्ट शॉर्ट बेस ब्रेकआउट होता है वो एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन हमारी साइकी तब रिवर्स चलती है, हम सोचते हैं हमारा मिस हो गया तो हम लेंगे ही नहीं, बट वो बिजनेस अच्छा है अगर, तो वो मूव देता ही रहेगा आगे। एक और एग्जांपल है इंडिगो का। तो इंडिगो ऑलमोस्ट 2023 मई जून के आसपास एक लॉन्ग बेस ब्रेकआउट देने के लिए बाहर आया, और वर्चुअल मोनोपोली हो गई एयरलाइन इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 1 ईयर में 130% का मूव दिया, इतने बड़े लार्ज कैप में। इतने बड़े लार्ज कैप हम्म, में। एचबीएल इंजीनियरिंग को जब आप देखेंगे तो स्टॉक साइडवेज चला गया सितंबर से लेके ऑलमोस्ट 2023 के पीरियड में, सितंबर 22 से जून जुलाई 23 के पीरियड में। उसके बाद स्टॉक बेस से बाहर आया, और आपको पता है कि जब ये स्टॉक बेस से बाहर आ रहा है तो आपको उसको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो ये उसी वक्त की पीपीटी है जिसमें मैनेजमेंट जो है वो कवच के ऑर्डर्स की बात कर रही है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। राइट। तो कैटलिस्ट भी है, लॉन्ग बेस ब्रेकआउट भी है, इसका मतलब इसलिए इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है, उसमें वॉल्यूम स्पाइक्स देखेंगे, और स्टॉक 5x हो गया वहाँ से। तो आपको जितनी केस स्टडीज, कभी कभी क्या होता है पूरा की पूरा थीम ही मूव करेगा, जैसे दो चार्ट्स हैं, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड और ये मसगांव डॉक। तो आरवीएनएल तो अपने हर बेस के बीच में उसने 180 to 100% का मूव दिया है। मतलब ये सितंबर 2022 में ब्रेकआउट दिया लॉन्ग बेस से, 100% हुआ, फिर एक लंबा बेस बनाया, फिर 80%, फिर लॉन्ग बेस, फिर 80%, फिर 100%, इस तरह के मूव आरबीएनएल ने दिए। तो प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि अगर मैं आज जाके नियर हाई स्कैन रन करूं, तो पहले तो मैं डेली ही स्कैन रन करता हूं, तो कोई दिन मिस करता नहीं मैं, बिकॉज जनरली क्या होता है, और डेली जब आप ये स्कैन रन करेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी, आपको पता रहेगा लिस्ट में कौन कौन से नाम है, क्योंकि जनरली ये नाम जैसे अभी हम बात कर रहे थे 60 1.5 साल तक हटते नहीं है लिस्ट से, राइट। बहुत रेयरली होगा। और फिर दूसरा एडवांटेज ये होगा, कोई 2 4 नाम जब नए लिस्ट में एंटर होंगे तो आप उसको जल्दी कैच कर लेंगे, तो आपको पता होगा अच्छा इसमें नए नाम ये आ गए तो इसका मतलब इसमें मूव हो रहा है। तो ये लॉन्ग बेस का ये रीज़न रहता है, मार्केट डाइजेस्ट करती है मूव को, नई सप्लाई नहीं आ रही तो इसलिए स्टॉक साइडवेज हो जाता है, और फिर दोबारा ईपीएस मोमेंटम के साथ मूव आता है। अभी ये अशोक लेलैंड का रीसेंट एग्जांपल। तो अशोक लेलैंड एक लॉन्ग बेस से अभी बाहर निकला इसी साल जुलाई 2025 सितंबर के आसपास, और स्टॉक 52 वीक हाई के पास ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक था। उसके बाद स्टॉक ने 120 से लेके अभी आज की डेट में 185 190 तक का मूव ऑलरेडी दे दिया, और अब सबके सामने आ भी गया कि कमर्शियल व्हीकल में मूव आ रहा है, तो कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंसर्स या जेके टायर जो 50% कमर्शियल व्हीकल से कमा रहा है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर कमर्शियल, जमनॉट हो गया, फॉर जमना एग्जाम्पल ऑटो, क्राफ्ट्समैन हो गया। हाँ क्राफ्ट्समैन हो गया, और सारे ही स्टॉक्स आपको हाई के पास मिलेंगे। वो याद है एलसीवी और बस में फोर्स मोटर और आपका फोर्स मोटर, एसएमएल महिंद्रा भी हो गया। एसएमएल महिंद्रा हो गया, तो अब साइकिल चल गई। तो लॉन्ग बेस ब्रेकआउट आपको बहुत जल्दी थीम के पास ले जाएगा। राइट। लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो पहले सेक्टर ढूंढते हैं और फिर स्टॉक ढूंढते हैं, तो इसमें सेक्टर आप पहले ढूंढेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी चल चुका होगा जब तक आपको सेक्टर पता चले। राइट। तो आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्कैन करिए, वो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग थीम के पास ले जाएंगे। इट्स लाइक कि जैसे अगर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हम देखते हैं कि यार टॉप 10 गोल स्कोरर कौन है इस लीग के, 5 प्लेयर एक ही टीम के होते हैं, ट्रू। तो मतलब वो टीम ही स्ट्रॉन्गर है, करेक्ट। तो मतलब वो थीम ही स्ट्रॉन्गर होगी। करेक्ट। सो आई थिंक हिमांशु भाई यहाँ पे स्कैनिंग के लिए लाइक सम ऑफ द टूल्स दैट यू कैन शो अस कि
डेली गेनर्स या फिर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम्स, और फिर लॉन्ग टर्म बेस के लिए आप क्या आप कैसे यूज कर सकते जैसे हैं? स्टॉक स्कैन में आपके मैं अभी अनाउंसमेंट्स के लिए इसको यूज़ करता हूँ, मेरे बहुत सारे अनाउंसमेंट स्कैन्स भी इसमें बने हुए हैं, ये प्रेजेंटेशन कॉन कॉल बायबैक में जनरली पढ़ता रहता हूँ। तो आप इसमें स्टॉक स्कैन्स में जब जाएंगे तो आपको मैंने भी चेक किया, इसको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का एक रेडीमेड स्कैन है। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो आप एडिट ऑप्शन में ये 52 वीक हाई के विद इन 10% लेता है, तो आप इसको 20% करके जब रन करेंगे तो आपको इन स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी 36 स्टॉक्स की। या आप अपना कोई एक नया स्कैन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप लिखिए डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई विद इन 20%, मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 500 CR, प्राइस शुड बी मोर देन 20 रुपीज़, और जो लिक्विडिटी है उसकी यानी 5 CR वर्थ ऑफ शेयर्स ट्रेड होने चाहिए इन एवरेज ऑफ 10-12 डेज, ताकि वो लिक्विड स्टॉक हो। तो ऐसे करके आपको लिस्ट मिल जाएगी। दूसरा नाम आप देखेंगे स्टॉक स्कैन्स में, आप दूसरा एक स्कैन है जैसे अप ऑन वॉल्यूम का एक स्कैन है। तो अप ऑन वॉल्यूम में अभी हमने पढ़ा कि आपका किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम स्पाइक तो आएगा ही आएगा अगर इंस्टीट्यूशनल एंट्री है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री है। तो आप वॉल्यूम रॉकेटिंग का एक स्कैन है, उसके अंदर आपके अभी आज की डेट में 60 नेम्स हैं। तो अभी हमने बहुत सारे नाम अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे थंगा माइल भी आप देखेंगे एक ज्वेलरी सेक्टर में, तो ये आज नहीं आया ये होगा, तो थ्री ये फोर तो वन से आ रहा है। 3-4 मंथ से स्कैन में आएगा। राइट। तो जो स्टॉक अभी मैंने बोला कि आपके अगर वो हाई के पास है तो वो रहेगा 2-3 महीने तक, राइट। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में जब आप उसको पिक करेंगे, तो आपको काफ़ी टाइम देगा वो पढ़ने का। तो नियर हाई स्कैन है, आप इस पर अपना भी एक स्कैन बना सकते हैं, उसमें आप विद इन प्राइस विद इन 20% हाई, एम कैप मोर देन 500 CR, प्राइस मोर देन 20 रुपीज़। तो एक्चुअली लोगों को लगता है कि स्कैनिंग बड़ा कोई फैंसी चीज़ है, बट ये तो इजी है। बहुत ईज़ी सी चीज़ है। राइट। मेन चीज़ इसके बाद की है जो कैटलिस्ट ढूँढना है और जो आइडेंटिफ़ाई करना है स्ट्रॉन्ग थीम, वो मेन चीज़ है। आजकल टूल्स आ गए हैं, वो भी बहुत ईज़ी हो गया, आपको पता चल जाता है। इसमें भी मैं जैसे मार्केट स्कैन्स देखता हूँ, तो मार्केट स्कैन्स में मुझे पता चल जाता है, ये आपके सामने ऑटो एंसिलरीज़ टॉप पर है, गोल्ड लोन वाली कंपनीज़ हैं, मेटल्स है, एल्यूमीनियम है, स्टील है, तो मेटल सेक्टर चल रहा है, हम्म। ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं, गोल्ड फाइनेंसर्स चल रहे हैं, PSU बैंक्स चल रहे हैं। फिर टॉप के 4-5 थीम्स हैं, वो भी आइडेंटिफ़ाई हो गए, वहाँ से स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। आपने देखा इस थीम में से कौन से वाले स्टॉक्स हैं, राइट। तो उनको आपने अपने रडार पे रखा, उनको पढ़ा, उनको बाय किया। पूरा प्रोसेस मतलब बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये। हाँ, मतलब आई थिंक काफ़ी लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जी एक ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन, मतलब आई थिंक वो एक आई थिंक कोई एस्ट्रोलॉजी देखते थे, कौन थे, मतलब आई थिंक उनका नेम जो है एक एस्ट्रोलॉजी वाले थे, GANN करके, ज्ञान गैन, ट्रेडर, हाँ। गैन ऐसे करके कोई थे, तो मैं उनका चार्ट देख रहा था, कोई यूज़ कर रहा था। भाई साहब चार्ट नहीं, ऐसा लग रहा था कि पूरे मतलब सारे प्लैनेट्स खुली है चार्ट के ऊपर, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। जितने भी आप ट्रेडर पढ़ेंगे ना, मार्क मिनरविनी, विलियम ओनील, जेसी लिवरमोर, डैन जैंगर, फिर जैक श्वागर की एक पूरी सीरीज़ राइट। है। सब ने कोई भी इंडिकेटर वगैरह ज़्यादा उनके पास नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक सिस्टम है उनका, बिकॉज़ अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट है और प्रोबेबिलिटी का गेम है ये। सही बात तो आपको सिर्फ़ अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, आप लूज़ कम करें, विन ज़्यादा करें, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग थीम, वही स्टोरी है इसमें। आई द थिंक सबका जो मैंने 2 इंडिकेटर ही देखे, एक तो इंडिकेटर भी नहीं, एक तो वॉल्यूम देखना, करेक्ट। दैट्स लाइक ए नॉट इवन एन इंडिकेटर, चार्ट पे आप देखोगे ही, फिर 30 वीकली ईएमए या 40 वीकली ईएमए हो गई। और मैक्स टू मैक्स मतलब स्टैन विंस्टीन की बुक पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का कई लोग नेकेड आई से देख लेते हैं, कई लोग इंडिकेटर यूज़ कर करेक्ट, लेते हैं। करेक्ट। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा इससे indicators ज़्यादा में। क्या है कि मार्केट में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो अपने खुद के इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो आप एक बार कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बेट लें, आपका एग्ज़िट पहले से डिसाइडेड हो कि यहाँ पे एग्ज़िट करना है। जब थीसिस या तो चेंज हो जाए, राइट। टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद आप सिस्टम में इंटरफेरेंस मत कीजिए। तो मैं बोलता हूँ आप घूमने निकल जाइए, कहीं कुछ भी करिए, स्क्रीन पे मत आइए। आई तो थिंक ये एक जो टॉपिक है ना कि ह्यूमन बायसेस का, इस पे भी अपन लोग डिस्कशन करेंगे। बट अब अभी हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करते हैं कि अब है कि अभी तो हमने टेक्निकल्स में बहुत सीखा। अब हम एक बार सीखते हैं कि यार ये फंडामेंटल कैटलिस्ट होते क्या हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो यहाँ पे मैं आपके साथ 2 स्लाइड शेयर करता हूँ। तो देखिए फंडामेंटल कैटलिस्ट, अगर एक हम बहुत सिंपल वे में बिज़नेस को समझते हैं कि मतलब फंडामेंटल्स होते क्या हैं? देखो हर एक बिज़नेस की एक होती है सेल,
कि हर एक बिजनेस तभी बनता है जब टॉप लाइन होती है। तो टॉप लाइन में से अगर आप माइनस करेंगे कि उसने जो भी खर्चा करा रॉ मटेरियल पे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी उसने उसको बेचने का खर्चा करा, जैसे बिजली का खर्चा हुआ, एम्प्लॉइज़ का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, उसको हम कहते हैं एसजीएनए, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो उसके बाद इबिट्टा आ जाता है। इबिट्टा को हम हिंदी में कामकाजी मुनाफा भी कहते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन माइनस हुई, फिर ईबिट आ गया, फिर ईबिट में से इंटरेस्ट माइनस हुआ, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और पीबीटी में से टैक्स माइनस हुआ तो पैट आ गया। पैट को बढ़ाने के लिए अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें तो एक कंपनी को या तो सेल को बहुत तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा। ये सेल कंपनी की तेज़ी से ग्रो होगी। अब सेल भी ग्रो होने के 2 तरीके हैं। या तो वॉल्यूम ग्रोथ आ गई, जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने 10 चिप्स के पैकेट की जगह 12 चिप्स के पैकेट बेच दी। या वैल्यू ग्रोथ आ गई रियलाइजेशन। कि मैंने पहले ₹20 का एक चिप्स का पैकेट बेच रहा था, 10 पैकेट ही बेच रहा था, बट इस साल ₹30 का चिप्स का एक पैकेट बेच रहा हूँ, बेच 10 ही रहा हूँ। तो या तो वैल्यू से ग्रोथ आ गई। फिर दूसरा तरीका क्या है ग्रोथ करने का, कि यार कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं बाहर से खरीदता था, अब मैं इन हाउस ही बनाने लग गया हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली मैंने। जैसे दीपक फर्टिलाइज़र ने अमोनिया में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली थी 2021-22 में। तो उसका उससे कॉस्ट कम हो गया काफ़ी तेज़ी से। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फिर एक एग्जांपल और क्या है, यार मैंने खर्चे बहुत सारे कर दिए। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ डिमांड आएगी, आएगी, बहुत मैसिव डिमांड आएगी, राइट? बट फैक्ट्री लगा दी मैंने, केपेक्स कर लिया, एम्प्लॉइज़ और हायर कर लिए, बिजली का खर्चा जा रहा है, सेल पर अभी भी मेरी उतनी ही है। तो इस सिनेरियो में क्या आएगा कि सेल के नीचे आपका जो कॉग्स है, ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही रहेगा, बट आपका जो खर्चा बढ़ गया, एसजीएनए बहुत बढ़ गया, तो आपका इबिट्टा कम हो जाएगा। इबिट्टा के जो मार्जिन है, अगर इबिट्टा को अपन सेल करें तो इबिट्टा मार्जिन कम हो जाएंगे। बट क्या हुआ, फिर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल शॉक आ गया इंडस्ट्री में, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ फास्ट होगी, कोविड आ गया फॉर एग्जांपल, या गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से एकदम ऑर्डर दे दिए, या गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गया तो मेरी गोल्ड लोन की ग्रोथ बढ़ेगी, या जीएसटी कट हो गया तो ऑटो की डिमांड एकदम से तेज़ आ गई, या फिर सीवी साइकिल टर्न होगी क्योंकि जीएसटी कट हो रहे हैं, या बात हो रही है कि 10 साल से पुराने जो भी सीवी है वो अब बेचनी है, अब इंडिया के अंदर बैन कर दी जाएगी। तो एन नंबर ऑफ रीज़न से एक डिमांड बूम आ गया। अब क्योंकि खर्चा मेरा ऑलरेडी हो चुका है, फिक्स कॉस्ट बेस ऑलरेडी बिल्ट है, एंड सेल ग्रोथ एकदम से आ गई, वॉल्यूम ग्रोथ निकल गई एकदम। तो क्या होएगा कि मेरे खर्चा ओवर अ बिगर बेस ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। जिससे हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फिनोमेना आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल है जो आई थिंक इन बिज़नेसेस लाइक पॉलीकैब हो गया या वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल हो गया, या आई थिंक हाल ही में जैसे ये सीवी वाले शायद से जा रहे हैं ऊपर, तो वो भी बहुत तेज़ी से दिख रहा है। फिर एक और भी रीज़न होता है ग्रोथ का, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें कि एक दुकानदार है, सपोज़ करते हैं दुकानदार एक अमित है और एक दुकानदार है हिमांशु भाई। तो अमित का एग्ज़ाम्पल है कि यार अमित दुकानदारी में इसका इतना मन नहीं लगता, ये मतलब ये थोड़ा मस्त मौला आदमी ज़्यादा है, अब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो हँस रहा है। एंड हिमांशु भाई है कि एकदम डेडिकेटेड कि यार मैं तो अपनी दुकान को एकदम लीन प्रिंसिपल्स पे चलाऊँगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करूँगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा। तो मैनेजमेंट तो दोनों दुकानों में से हिमांशु की बेटर है, राइट? बट अमित की दुकान भी अच्छी है, बट मैनेजमेंट में इतना दम नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का ध्यान नहीं लगता धंधे के अंदर। तो सार्थक अमित की दुकान खरीद लेता है। सार्थक की बैलेंस शीट बहुत बड़ी है, तो सार्थक बड़ी बैलेंस शीट लेके आ रहा है, तो नेचुरली क्रेडिट रेटिंग इसकी इंप्रूव हो जाएगी अमित की दुकान की, कॉस्ट भी कम हो जाएगा फाइनेंसिंग का, और दुकान भी बेटर चलने लग जाएगी। ये रीसेंट एग्जाम्पल है श्रीराम फाइनेंस का, करेक्ट। कि पहले कोई प्रमोटर नहीं था, अब एमयूएफजी ने आके पैसा डाल दिया। तो दैट इज ऑल्सो द वे टू गो। ये सेल से भी ऊपर आता है कि धंधे का मालिक कौन है, ओनर कौन है, राइट? सो इसमें चेंज इन मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल ट्रिगर आता है। फिर आई थिंक एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रिगर आता है कि हमने इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करी, कि अब सेल ग्रो हो गई, कंपनी ने बिट्टा अच्छा कमा लिया, पर अब कंपनी ने कर्जा बहुत ले लिया था पास्ट में नया प्लांट लगाने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, कर्जे को फटाफट पे ऑफ कर रही है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट लो आ जाता है। या तो ऐसा भी हुआ है हिमांशु भाई, जैसे अगर आपकी दुकान है, आपने ओवर एक्सपेंशन कर ली एंड आपने कर्जा बहुत ले लिया, जैसे अगर आपकी इक्विटी थी ₹100 की, आपने कर्जा ले लिया जी ₹400 का, ये सोच के जी हम तो कुछ ना कुछ मचा देंगे, मतलब बढ़िया काम हो जाएगा, बट उस टाइम पे इकोनॉमी में आ गया रिसेशन, तो आप अपने लेंडर्स के साथ बैठते हैं, आप कहते हैं देखो मेरा एसेट तो अच्छा है, आप अब अगेन आपका लोन खराब हो जाएगा, अगर मेरी दुकान बंद होगी तो एकदम ही ज़ीरो हो जाएगा, आपको ऐसा रिकवरी नहीं आएगी। तो इसको हम ना कुछ रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब जो लोन एक्स्ट्रा है मेरे पे, अब उसको थोड़ा इक्विटी में कन्वर्ट कर लो और थोड़ा-सा टेक्निकल राइट ऑफ ले लो और बाकी मैं पे ऑफ कर दूँगा।
या तो आपने बाजार में जाके 20% पे लोन ले लिया और 18-20% पे, फिर हमको रीफाइनेंसिंग करा के 10-11% पे ले आए। तो इसके बड़ी ही वंडरफुल एग्जाम्पल है, एक कंपनी भारत वायर रोप्स करके, जिसने 2017-18 में इतनी बड़ी कैपेसिटी लगा दी कि इंडस्ट्री तब डिमांड नीचे चली गई। फिर उन्होंने लेंडर्स के साथ बैठ के कुछ को इक्विटी में कन्वर्ट कराया, कुछ इंटरेस्ट रेट को बोला कि यार हमें इसमें माफ़ कर दो, एंड फिर साइकिल इंप्रूव हुई तो फिर लोन पे ऑफ करना चालू करा तो इंटरेस्ट कॉस्ट घट गया। जैसे अभी एग्जाम्पल है जायसवाल निको का। जसवंत जायसवाल निको 18.5-19% इंटरेस्ट कॉस्ट पे डेट रेज करके बैठा हुआ था, बिकॉज पास साइकिल अच्छी थी, एसिड बहुत अच्छा उनका कि भैया आपके पास माइंस है जो 20, 55, 60 तक ओल्ड लीसिस के अंदर है, जो इंडिया में 4-5 कंपनीज पास ही है। बट आपने ओवर एक्सपेंशन कर लिया, कर्जा ले लिया, तो लेंडर्स के साथ बैठ के आपने थोड़ा-सा रीस्ट्रक्चरिंग करा, फिर 18-19% पे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट थी। तो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट रीफाइनेंसिंग करा के 12, 12.5% पे ले आए, एंड प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखा था, प्लेज भी रिमूव करने की बात करी क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट अब स्ट्रांग हो रही है। तो करते-करते कैश फ्लो 1300 करोड़ के आसपास का आ गया। मार्केट कैप आई थिंक बीच में 3,500-4,000 करोड़ थी और ये चेंजेस हो रही थी। तो इसको हम कहते हैं डीलेवरेजिंग या कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कि हिमांशु भाई की जो दुकान है, दुकान अब चलने लग गई वापस बढ़िया तरीके से, इंडस्ट्री भी अच्छी हो गई, एसेट बहुत अच्छा है, और जिनसे लोन लिया था उनको थोड़ी इक्विटी दे रखी है, और उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी रीफाइनेंस कर दिया विद समवन एल्स, जो एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की फंडामेंटल आई ट्रिक्स। थिंक भारत वायर के साथ उषा मार्टिन भी उस टाइम होता था, उसने अपना एक बिजनेस बेच दिया था टाटा को। तो उषा मार्टिन के साथ भी था कि जैसे हिमांशु भाई की दुकान है, चिप्स बेचते हैं, तो इन्होंने कहा कि अब मैं चिप्स का ही बिजनेस लगा लेता हूँ। तो उषा मार्टिन स्टील वायर रोप्स बेचता था, स्टील का ही बिजनेस लगा लिया फिर, कि भैया हम अब अपनी खुद की क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, वो उनसे संभला नहीं, हाँ, डेट बढ़ गया था बहुत। डेट बढ़ गया, स्टील का बिजनेस पूरा बेच दिया। वो टाटा को उन्होंने सेल किया और फिर स्टॉक मल्टीबैगर बना उसके बाद। जैसे आपने चिप्स की अपनी फैक्ट्री लेस को सेल कर दी, आपने कहा भैया मेरे को दिमाग लगाने बेचने पे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज कि एक बिजनेस ग्रो करता है, कि ग्रोथ समझनी जरूरी है, कि फंडामेंटल ट्रिगर क्या होता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। अब एक तरीका जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है ये यूएस में ज़्यादातर कंपनीज ने करा है, इंडिया में इतनी कंपनीज ने नहीं करा, क्योंकि इंडिया में अभी तो पैसा केपेक्स वेपेक्स में जाता है। जैसे एप्पल का शेयर है या फिर बर्कशायर हैथवे हो गया, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, जैसे अगर एप्पल की दुकान है, अब एप्पल की दुकान में 100 शेयर होल्डर है, पर शेयर उनका ईपीएस आता है 1 रुपी का, राइट? मतलब सपोज करते हैं कि कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट कमाती है एंड 100 शेयर होल्डर है, तो ईपीएस हो गया 1 रुपीज़ का। अब कंपनी ने इतने शेयर बाय बैक कर दिए ओवर 5-6 ईयर्स कि अब शेयर होल्डर ही 50 रह गए। प्रॉफिट अभी भी सपोज करते हैं आपका 100 है, बट ईपीएस तो 2 रुपीज़ हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फिर ऑटोमेटिकली अमीर हो जाता है। तो इसको ट्रिगर है शेयर बायबैक का। अगर आप बहुत शेयर बायबैक कर देंगे ओवर द ईयर्स, देन आपका ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ये हुआ था विंडलास बायोटेक में 2021-22 में। जब कंपनी बॉटम में थी ना, प्रमोटर ने शेयर बायबैक अनाउंस करा, खुद पार्टिसिपेट ही नहीं करा। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग भी बढ़ गई, एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ईपीएस भी बढ़ गया, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज दैट कि व्हेन द गुड टाइम्स केम, तो आपका एकदम से पी फटाफट रीरेट हो गया, क्योंकि प्रमोटर को कैपिटल एलोकेशन समझ आता है। आई थिंक इस तरीके से अगर हम समझेंगे ना ग्रोथ ड्राइवर्स को, तो कोई कभी भूल नहीं पाएगा। करेक्ट। तो आई थिंक एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि सपोज करते हैं, जैसे अमित को सपोज करते हैं कि ही लाइक्स टू डू गैम्बलिंग, राइट? अभी सोच रहेगा सारी गलत चीज़ें हमने मेरे पे डाल दी। तो अमित को गैम्बलिंग करना बहुत पसंद है, तो गोवा में जाके इसने कसिनो बोर्ड डाल ली, बट अभी रेगुलेटर इसको अप्रूवल नहीं दे रहा, लाइसेंस नहीं दे रहा कि नहीं भाई तू गैम्बलिंग नहीं कर सकता अभी यहाँ पे। देन आफ्टर 1 ईयर इसका अप्रूवल आ गया। तो जब अप्रूवल भी आते हैं ना, दैट इज ऑल्सो बिग फंडामेंटल कैटलिस्ट। ये माइनिंग कंपनीज में बहुत होता है। तो जहाँ पे भी रेगुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे अप्रूवल आना या ना आना बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। जैसे जीपीआईएल में वो अप्रूवल की बात हो रही है, Iron ore 2 मिलियन से आरी 6 मिलियन। आरी डोंगरी आई थिंक समथिंग हाँ, इज आई थिंक अरी डोंगरी माइंस, और जो उनकी आई थिंक छत्तीसगढ़ में माइंस है वहाँ पे। तो अप्रूवल की बात हो रही है कि अप्रूवल आ गया तो अगेन 3x कैपेसिटी हो जाएगी, राइट? तो ये चीज़ें आई थिंक देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑर्डर बुक का एग्जाम्पल है कि अब हिमांशु और अमित की लड़ाई होगी आपस में। इतनी लड़ाई होगी कि मैं आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्वॉर्ड्स, कि हिमांशु मेरे को 10 तलवारों का ऑर्डर दे देता है। कि तो अभी डिफेंस इंडस्ट्री समझेंगे, दुनिया भर में झगड़ा चल रहा है। सारी गवर्नमेंट्स कह रही है केपेक्स बढ़ाने के लिए, राइट? तो ऑल ऑफ अ सडन ऑर्डर्स आ गए बहुत सारे एकदम डिफेंस कंपनीज़ पे। तो ऑर्डर बुक विन्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है, जो हमने एचबीएल में देखा, तेजस शक्ति में पंप देखा। में भी हमने यही देखा, सोलर पंप्स के ऑर्डर आने शुरू हुए,
स्टॉक मल्टीबैगर बना है। तो राइट बेसिकली मैं वो जो नियर हाई में जब जा रहा हूँ तो मैं यही ट्रिगर ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली कि कैसे मैनेजमेंट अपना धंधा बढ़ाएगी। तो बेसिकली वही रेट ऑफ चेंज जो हमारा एक बार हैदराबाद में डिस्कशन हुआ था कि चेंज क्या चीज़ लेके आएगी। राइट तो वो चेंज के रीजंस हैं, समरी हैं। तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि इंडिविजुअली केस स्टडीज़ पढ़ते-पढ़ते एक लर्निंग भी हो जाती है और एक इंटरेस्टिंग फील्ड भी है, तो थोड़ा मज़ा भी आता है पढ़ने में उसको। करेक्ट करेक्ट ये आई थिंक एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रिगर्स इतने सारे हैं आई थिंक क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक तरीके का ऑलजेब्रा ही है हाँ, ऑलजेब्रा में हमेशा वो एंड में आके बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है तो यहाँ पे भी अगर आप समझें कोई भी कंपनी पढ़ेंगे तो एंड में आके वो सिंप्लीफाई हो जाएगी ग्रोथ की ट्रिगर क्या है देखो जी पैसे ग्रोथ के ही हैं मतलब अगर एट दी एंड टेक्निकल चार्ट भी तभी बनता है जब कंपनी में ग्रोथ आ रही होती है अगर ग्रोथ नहीं आ रही होती तो अगेन इट चीप वैल्यूएशन कैन डी रेट टू अ लेवल विच यू कांट इवन इमेजिन कि भैया ये भी हो सकता है स्टॉक के अंदर तो आप न्यूज़पेपर स्टॉक्स देख लीजिए मतलब संदेश करके एक न्यूज़पेपर है गुजराती रीजनल न्यूज़पेपर है अब नहीं लोग पढ़ रहे यार फिजिकल न्यूज़पेपर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन भी एक बहुत बड़ा आई थिंक टेक्निकल ट्रिगर है जैसे कुछ कंपनीज वर्ब्स बन जाती हैं फॉर एग्जांपल यार पेटीएम करियो या जोमेटो से खाना मंगा ज़ेरॉक्स ऐसे ही शुरू हुआ था, ज़ेरॉक्स, आज भी लोग ज़ेरॉक्स ही बोलते हैं। आज भी लोग जेरोक्स कहते हैं जेरोक्स करवा दो यार तो आई थिंक वहाँ पे भी एक जे कव आता है प्रॉफिट्स में जब इन कंपनीज के प्रॉफिट्स एक्सप्लोड होते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड आई थिंक एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हिमांशु भाई की दुकान है अमित की दुकान है अब हिमांशु भाई कहते हैं कि यार बस हो गया ये अमित की दुकान तो अब मैं खरीद ही लूंगा एंड दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है मर्जर एंड एक्विजिशन का कि अभी इनकी सेल थी 60 रुपीज़ की इसकी 40 रुपीज़ की थी तो ये एंड्स अप बाइंग दी अदर शॉप तो एक्विजिशन ऑल्सो बिकम्स अ वे टू ग्रो जैसे अभी रेड गेन के अंदर हुआ रेट गेन सीक्वेंट का भी आश के साथ चल रहा है मर्जर जैसे। हाँ सीक्वेंट का भी आज साथ अब सफायर और इसकी अभी अनाउंसमेंट हुई है यानी कि ये मर्जर करेंगे, तो मैंने पढ़ा नहीं, डायनेमिक्स पर पढ़ना है। कभी-कभी स्पिन ऑफ आ गया, जैसे एडलवीस से नुवामा निकल के आ गया राइट बाहर, या लेमन ट्री शायद अब फ्लेयर एक होटल वो डीमर्ज कर रहे हैं डीमर्ज entity कर को। रहा है एक एंटिटी को। जैसे ईडलवाइज में से अभी ईडलवाइज ट्रिपल ए की भी बात हो रही है ट्रिपल निकलने की की। बात हो रही है, वैल्यू अनलॉकिंग बेसिकली। मतलब मजे की बात क्या है कि पूरे ईडलवाइज का मार्केट कैप कुछ टाइम पहले हाँ, 8-9 हजार करोड़ था और नुवामा जो ईडलवाइज से निकला हुआ कंपनी है उसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ हो गया था मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द मार्केट कैप ऑफ द पेरेंट ट्रू। राइट वैल्यू अनलॉकिंग वो एक अभी वैल्यू अनलॉकिंग जैसे वेदांता में भी हो रही है वेदांता में 5 बिजनेसेस आई थिंक डीमर्ज होंगे। तो आई थिंक ये डी मर्जर्स जितना आप कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़ेंगे अवेयर रहेंगे चीज़ों बारे में तो गेन एट द एंड है तो गेम ऑब्जर्वेशन का वही चार्ट्स आपको दिख रहे होते हैं जी जो आपके सारे स्कैन्स में आ रहे हैं हुँ, आप फंडामेंटली अगर मतलब आप अनाउंसमेंट्स ट्रैक करेंगे तो उससे काफ़ी एक अच्छा एक एडवांटेज हो सकता है आई थिंक एक और केस स्टडी जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले हिमांशु भाई की दुकान में बिस्किट बिकता था बिस्किट पे 2% मार्जिन कमाते थे फिर ही साइड सेलिंग चिप्स चिप्स पे 20% मार्केट मार्जिन कमाते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। चिप्स की सेल बढ़ती गई ओवर द इयर्स बिस्किट की सेल घटती गई बिस्किट कैश काउ थी चिप्स वाज द न्यू कैश इंजन तो अगेन एक कैश काउ को यूज करके आप कैसे कैश इंजन को बर्थ दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल जैसे अभी शायद से सनसेरा में वो सनसेरा एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस एक टाइम में 50 करोड़ का भी नहीं था टाइम टेक्नोप्लास्ट में भी ऐसी स्टोरी प्ले आउट हुई। टाइम टेक्नो में कंपोजिट सिलेंडर्स में चले गए, गरवारे में दे वेंट टू सन कंट्रोल फिल्म्स और अपना पीपीएफ फिल्म पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ मार्केट मैनेजमेंट ने मूव किया, तो मल्टी बैगर बना वैल्यू एड। मतलब बेसिकली मेरे को जो नियर आइज दिख रहा है उसमें फिर मैं जब देख रहा हूँ कैटलिस्ट, तो यही एक आधी स्टोरी निकल के आ रही है, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट होते हैं कुछ ना कुछ कैटलिस्ट। या तो ये कैटलिस्ट प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाते हैं कभी कभी इंडस्ट्री के भी हो जाते हैं हाँ, जी न्यू नॉर्म आ गया न्यू नॉर्म क्या आ गया कि हर ट्रक के कैबिन में एसी लगेगा तो ब्रोज जैसे बनाने वाली कंपनी एक जी एक और न्यू नॉर्म आ गया कि एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम लगेगा बाइक्स के अंदर वो एंड्योरेंस और बनाने वाली एक दो कंपनियां एएसके या मेरे लिए ऑटोमोटिव एंड एंड्योरेंस। हाँ, जी ईवी ज़्यादा बिकने लग गई एंड ईवी के अंदर क्या है कि अगर अभी क्या है कि ब्लिंकिट विंकिट वाले आते हैं सब तो आगे स्क्रीन लगी होती है छोटी सी आजकल टू व्हीलर ईवी में स्क्रीन पे मैप भी चल रहा होता है कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने वाली टोटल में कितनी रिकॉल प्रिकॉल या फिर मिंडा कॉर्पोरेशन तीसरी कंपनी नहीं कोई तो न्यू नॉर्म्स भी आई थिंक जब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं या फिर न्यू इंडस्ट्री क्रिएशन होती है और कभी कभी कंसोलिडेशन भी होती है कि 4 दुकानें थी सार्थक की थी यश की थी अमित की थी और हिमांशु की थी चारों आपस में झगड़ा कर रहे हैं जी ये आप इतने का क्यों बेच रहे हो इतने का क्यों ले रहे हो
मतलब एंड देन व्हाट हैपेंस कि हिमांशु वन डे वेक्स अप कि यार इनको ना खरीद ही लेते सबको, सो ही बाइज ऑल द कंपेटिटर आउट एंड जो भी बाकी जैसे 2 दुकानें खरीद ली, एक ही दुकान रह गई, तो प्राइस इतना नीचे कर दिया टेम्परेरीली कि चौथा दुकान वाला सफ़र कर रहा है। जियो एयरटेल जियो एयरटेल ने क्या, एयरटेल जियो के अलावा कितने 17 टेलीकॉम ऑपरेटर थे। तो ओवर द इयर्स इंडस्ट्री में इतना मतलब दे ड्रोव बैंक्रप्सी फॉर अदर कंपनीज़ कि एंड में बचे ही 2 है। वोडाफोन आइडिया भी बेचारा वेंटिलेटर पे जी रहा है। कभी उसकी न्यूज़ आ जाती है तो पेनी स्टॉक चल जाता है, कभी नहीं आती तो फिर वो फटाफट 7-8 रुपए का हो जाता है। तो इंडस्ट्री कंसोलिडेशन भी एक बड़ा एक वेक्टर बन जाता है। तो आई थिंक तो हमने देखे फंडामेंटल कैटलिस्ट अगर मैं सम अप करूँ तो नेमली यही है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, जब आप न्यू ज्योग्राफीज़ में चले जाते हैं, जैसे थंगा माइल पहले चेन्नई में नहीं था, फिर चेन्नई में जाके स्टोर खोल दिया आज से 1 डेढ़ साल पहले, तो वहाँ पे वो ट्रिगर आ गया था उसमें। ग्रोथ इन एंड यूज़र इंडस्ट्री, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री की अभी बहुत बात हो रही है इंडिया में ग्रोथ की। क्लाइंट माइनिंग, कि आप सेम क्लाइंट से और बिज़नेस जीत पा रहे हो, जैसे कोफोर्ज का एक ही बिग क्लाइंट है व्हिच हैज़ कंट्रीब्यूटिंग टू 800 मिलियन तो एसजेएस भी वही कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प ऐड किया, क्लाइंट तो बोल रहे हैं अब और भी चीजें हम हीरो मोटोकॉर्प को सेल कर पाएंगे। हाँ, जैसे डीकैल्स और स्टिकर लगे हुए थे, सस्ते-सस्ते से लग रहे थे बाइक और कार में, और अब कितना प्रीमियम है। अब दे आर मूविंग टू वो कवर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वो आजकल स्क्रीन्स में आ रहा है वो व्हाट कवर ग्लास अलग, ऑप्टिकल ग्लास से ऐसे कि कवर ग्लास एक्सीडेंट इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड वो लगता नहीं है, राइट। तो वो बनाते नहीं इंडिया में कोई, तो अब एसजेएस बोल रहा है मैं केपेक्स कर रहा हूँ 70 सीआर का उसका और वो रेगुलेटरी चेंज भी हुई कि वो इट विल बिकम मैंडेटरी। मैंडेटरी। और अभी आप देखेंगे सब क्लस्टर्स, पहले वो एक छोटी सी स्क्रीन आती थी कार्स में, अब जितने लॉन्चेस है सब में वो एक पूरी 3 स्क्रीन का एक पूरे पूरे, उसपे तो लोग गेम भी खेल रहे होते हैं। तो पूरा डैशबोर्ड ही वैसा आ रहा है, तो मार्केट साइज भी बढ़ गया, और क्लाइंट माइनिंग भी हीरो मोटोकॉर्प ऐड करा था, अब उनको और भी चीजें सेल करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। ऐसे एग्जाम्पल एनवीडिया का है यार। एनवीडिया ट्रू। मतलब एनवीडिया तो वैसे कभी-कभी लगता है कि बीच में पोंज़ी स्कीम ना बन गई हो, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को भी पैसा दे रहे हैं कि भैया हमारे चिप्स खरीदो, राइट? बट एनवीडिया का एक टाइम पे ऑपरेटिंग मार्जिन 7% होता था, आज से 2-3 साल पहले। आज एनवीडिया का ऑपरेटिंग मार्जिन 63% है, ह्यूज एक्सपेंशन। बिकॉज़ ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड एक्सप्लोजन। तो अगर एंड इंडस्ट्री कोई न्यू क्रिएट होगी ऑल ऑफ अ सडन, तो लोग कहते हैं एआई बबल है लास्ट 2 ईयर्स से। एट द एंड यू मेक मनी व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दीज़ बबल्स, करेक्ट, वही जो हमने पढ़ा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते जाइए उसमें, राइट? जब तक बबल है। जब तक आप बबल है तब चलते, तक आप भी चलते जाइए। हाँ, जैसे ही वो बलून फटेगा तो आपको पहला एग्जिट मिल जाएगा, यू शुड नो योर एग्जिट राइट। काइंड ऑफ कैटेगरीज। आई थिंक पीपल टीच एंट्री इन स्टॉक मार्केट्स हाँ, बट एग्जिट्स, देखो एग्जिट करना एक अपने में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक देन टेकिंग अवे मार्केट शेयर भी एक बहुत बड़ा मेंटल मॉडल है। इंडस्ट्री ग्रोथ हो गया कि इंडस्ट्री ग्रोथ में एक्सप्लोजन हो गया, जैसे लाइक फॉर रिसेंट एग्जांपल जैसे कि एडवांस पैकेजिंग की बहुत ग्रोथ हो रही है, या फिर जो टीएसएमसी जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है, तो वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जो इतने लो नैनो की चिप्स बना सकती है, एक ही फैब, 2 नैनोमीटर। हाँ, एप्पल ने तो पूरा प्लांट ही बुक कर लिया उनका 2 नैनोमीटर का। बिकॉज और कोई बना ही नहीं रहा। आई थिंक वो 1 तक भी आ गए और शायद। हमारे मिनिस्टर ने अभी कल बोला बाय 2032 विल मेक 3 नैनोमीटर। राइट, तो अगेन दुनिया में एक कंपनी कर रही है, करेक्ट। तो एंड इंडस्ट्री अगर आपकी ग्रो कर रही है, क्योंकि अगेन चिप्स आर द मॉडर्न डे ब्रेन्स, तो ग्रोथ तो दिखेगी इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से। फिर कभी कभी कंपनी न्यू ब्रांड निकाल देती है, न्यू ब्रांड इंट्रोडक्शन होता है, या फिर रीशेपिंग हो जाती है कंपनी की, जैसे जूडियो वैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक न्यू ब्रांड इंट्रोडक्शन का 2021-22 में, या टाइटन अभी लैब्रोन डायमंड्स में स्टार्ट कर रहा है, नाम से। या गोल्डियम ने ओरिजियम करके एक ब्रांड निकाला। तो न्यू ब्रांड इंट्रोडक्शन भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक महिंद्रा की भी वो जो गाड़ियाँ नहीं आई ईवी वाली जो, हाँ, ईवी एक्सईवी 9S वो सब सब न्यू ब्रांड, सो बेसिकली दे आर मूविंग टुवर्ड्स वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वो सब। एसयूवी में मार्केट शेयर महिंद्रा, आप देखें वही सेम स्टोरी, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट 900 पे हुआ था 2022 में, राइट, अभी स्टॉक 3600 के आसपास है। और वही आपको उस वक्त थार वगैरह नई नई लॉन्चेस हो रहे थे, और अब तो आपको कार सारी एसयूवीज में आई थिंक मोर देन 35% मार्केट शेयर हो गया महिंद्रा का, राइट। उस टाइम इतना मार्केट शेयर नहीं था। तो चार्ट रिफ्लेक्शन ही है जो ग्राउंड पे चल रहा है उसका पूरा। आई थिंक जो भी ऐसे भी कंपनीज़ होती है जिनका आई थिंक जिनमें फंडामेंटली कुछ ना हो रहा फिर भी चार्ट ऊपर जाते जा रहे हैं। तो इसलिए फंडामेंटल देखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी वो फिर क्या होता है कि दोज़ आर अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन स्टॉक मार्केट, तो इसलिए फंडामेंटल देखना भी ज़रूरी है। जैसे आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव कंपनी है, हाँ, अब उसका इट्स गॉन टू 240 पी, मतलब एंड अगेन दैट फंडामेंटल। आल्सो लाइक द सेम वे, वही 20% 20% दो बार करके। सो
बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, मैं कभी-कभी नज़र मार लेता हूँ, कैश फ्लो ही नेगेटिव है 3-3 4-4 साल से। पैट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहा है। जेनसोल में भी यही हुआ था, हाँ, कैश मतलब फ्लो कोई नेगेटिव कैश फ्लो नेगेटिव है, कोई फंडामेंटल ट्रिगर क्या है कि चीज़ दिखा रहे हो जी हम ये कैटेगरी में घुस गए, है। ये ऑर्डर हो गया। एक तो कंपनी थी, दे सेड कि वी हैव गॉटन एन ऑर्डर फॉर दिस ज़ैकोबाइट करके कोई चीज़ होती है। कोई कोई चीज़ ही नहीं एग्ज़िस्ट करती थी ज़ैकोबाइट करके। एक जनरली आपका ये एक ईएमएस कंपनी थी अभी, राइट। वो साल डेढ़ साल पहले तक मुझे लग रहा था सब कुछ ही वो बनाएगी इंडिया में, लाइक चूज़ मतलब आपके रेलवे के कवच भी और स्मार्ट मीटर भी वही बनाएगी। स्मार्ट मीटर भी, और अभी अब स्टॉक वापस से डी रेट हो गया। ₹1 का कैश फ्लो नहीं कमाया था उस कंपनी ने 5 साल में। अच्छा। वो फंडामेंटल जनरली बता देते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, और जो ये लिस्ट बनी है इनमें से बस इन्हीं इन्हीं नाम में खेलते रहो, तो पोजीशन साइज अगर आपकी राइट है, जनरली एंट्री ठीक है, तो विल इवेंचुअली मेक मनी। प्रोसेस सिंपल है बेसिकली। राइट। आई थिंक वेरी क्विकली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन एक मोट है, एक तरीके का फंडामेंटल ट्रिगर है कि ज़्यादा दुकानें ऐड कर दी। जैसे वीबीएल ने आई थिंक बहुत रिटेलर्स ऐड कर दिए थे, या पॉलीकैब हर साल ऐड करता है। वो भी एक बहुत ज़्यादा है। एक्विजिशन जो हमने बात करी, केपेक्स जब एग्जीक्यूट हो जाए और कमर्शलाइज़ हो जाए तो भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे सीसीएल प्रोडक्ट्स में केपेक्स हो गया, अब उसकी यूटिलाइज़ेशन बढ़ रही है। या जैसे मनोरामा इंडस्ट्रीज़ में अभी केपेक्स हो रहा है, बट आई थिंक चार्ट-वार्ट तो सब सोया हुआ है, बट अगेन केपेक्स तो हो रहा है कंपनी में, अगेन टू स्टडी इट एटलीस्ट। मार्जिन एक्सपेंशन, प्रीमियमाइज़ेशन लेड ग्रोथ। प्रीमियमाइज़ेशन लेड ग्रोथ भी एक इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के अंदर अब कंपनीज़ आ रही हैं जिनके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं बिकॉज़ प्रोडक्ट महँगे बिक रहे हैं। एसजेएस का जैसे किट वैल्यू पर व्हीकल बढ़ गया, लुमैक्स का जो किट वैल्यू पर व्हीकल बढ़ गया। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, अगेन आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू इंटीग्रेशन, आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली, ऑपरेटिंग लेवरेज और रेगुलेटरी और अप्रूवल लेड एक्सपेंशन। ये तो हमारे स्टॉक स्पेसिफिक या फिर ऑर्डर बुक विन्स भी ऐड कर देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं। जब आप कंपनी बढ़ेंगे तो मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ आई थिंक, क्योंकि जब आप कंपनी बढ़ेंगे तो आई थिंक हिमांशु भाई भी देखते हैं कि यार ये ट्रिगर तो यही है। ट्रेंड में होती यही सभी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे श्रिम्प पे हुआ था या अभी मेमोरी चिप्स में हुआ, या अभी ऑप्टिकल स्विचेस करके भी एक चीज़ है, जिसमें जो आपकी चिप्स में यूज़ होती है, तो इसमें कंपनीज़ एक लुमेंटम और कोहेरेंट है, तो यहाँ पे भी एक ना आपका डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो रखा है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स का। तो ऑलरेडी द चार्ट्स हैव स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग दैट, जैसे हार्ड डिस्क में और सैनडिस्क पे स्टॉक्स में। राइट, एनएचके स्प्रिंग्स भी हार्ड डिस्क में था, जापानीज़ हार्ड डिस्क कंपनी है। अगेन इट्स लाइक Sandisk I think went 7x already. या इन 6 मंथ्स, 6 months. बट एटलीस्ट इफ समवन आइडेंटिफाइज ना, देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। देन रेगुलेटरी चेंजेस होती हैं, न्यू नॉर्म्स होते हैं, जैसे इंटेल के अंदर रेगुलेटरी चेंज किया जी 10% आके जी यूएस गवर्नमेंट ने खरीद लिया। अब यूएस गवर्नमेंट क्या कहेगी जी इनको ऑर्डर दो, ऑर्डर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पता नहीं, बट अगेन दैट्स अ एग्जांपल ऑफ एन रेगुलेटरी चेंज। देन न्यू इंडस्ट्री क्रिएशन होती है और कंसोलिडेशन होती है। तो दीज आर द वेज दैट विच यू कैन स्पॉट ग्रोथ बॉटम्स अप। तो ये तो हमारे सारे फंडामेंटल कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे हिमांशु भाई हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप कैसे इन अनाउंसमेंट्स को स्कैन करते हैं, कैसे आपने वो एक हैबिट बना रखी है कि हाउ टू ट्रैक फॉर दीज बिजनेसेस, कि आज अगर एक डेली हैबिट में हम डाल पाए कि हम फंडामेंटल कैटलिस्ट अपने पास पकड़ पाएंगे। देखिए पहले ना 2018-19 में हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं थे, तो स्कैनिंग में टाइम बहुत लगता था। अब प्लेटफॉर्म्स आ गए तो आपका स्कैनिंग वाला पोर्शन तो सॉर्ट हो गया, आपको मुश्किल से 15 to 30 मिनट्स लगेंगे, पता चल जाएगा बिजनेस। उसके बाद आप मान लीजिए मुझे एसजेएस पे रिसर्च करना है, और वो 52 वीक हाई के पास घूम रहा है, और एसजेएस, ल्यूमिक्स ऑटो, 5M, बेलराइज, रिको ऑटो, जमुना ऑटो, सारे नाम ऑटो सेक्टर के घूम रहे हैं। अब फर्स्ट थिंग आई विल डू इज़ दैट आई विल विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मेरे का एक गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है साइकोलॉजी में। किसी की रीडिंग पावर स्ट्रांग होती है, किसी की विजुअल पावर स्ट्रांग होती है, तो मेरी विजुअल पावर थोड़ी स्ट्रांग है, मुझे पता है। तो मेरे को वेबसाइट देखनी है एटलीस्ट कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं वो समझूंगा कि बिज़नेस क्या है और कैसे पैसा बना रहा है। उसके बाद मैं उस कंपनी की वेबसाइट देखने के बाद उसके फाइनेंशियल्स ब्रीफली चेक करूंगा कि मार्जिन प्रोफाइल क्या है, पैट क्या है, रेवेन्यू क्या है। उसके बाद आई विल गो टू विजिट द पीपीटी, लेटेस्ट पीपीटी और लेटेस्ट कॉन कॉल। इतना करके मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है कि अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट ये कह रही है और इसलिए चार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो एस जे एस 950 के आसपास एक तो प्रोमोटर मिंडा ग्रुप से आए हुए हैं, हम्म। दूसरा जोसेफ नाम के जो प्रमोटर हैं इसके अंदर, उनका अपना विजन बहुत स्ट्रांग है। फिर कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे प्ले कर रही है, तो डेकाल्स वगैरह जैसे आपने बोला, या आईएमडी इनकी एक डिवीजन हो गई मोल्ड वगैरह की, तो प्रीमियमाइजेशन का प्ले। तो बेसिकली वेबसाइट, फिर फाइनेंशियल चेक,
उसके बाद पीपीटी और कॉन कॉल, ये मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता हूँ बिजनेस को समझने में। स्कैनिंग तो आधे घंटे में लिस्ट आ जाती है। मेन वो है कि मैं दिन में, लेकिन हाँ मैं उतना डीप नहीं जाता हूँ कि मैं एनुअल रिपोर्ट्स और कॉन कॉल पढ़ूँ, बिकॉज मैं टीए हूँ तो मुझे भाव बता रहा है कि इसमें बाइंग चल रही है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि बाइंग क्यों चल रही है, ताकि मैं इसको प्रेफर करूँ, इसको कम प्रेफर करूँ। जैसे आप देखेंगे कि ल्यूमेक्स का चार्ट 3x हुआ है, बट इसको कंपेयर करेंगे फॉर एग्जांपल रिको ऑटो से, वो इतना मूव नहीं किया, तो कुछ तो एक डिफरेंस होगा बिजनेस में। और ल्यूमिक्स पहले मूव करना शुरू हुआ था, राइट। और उसके लिए मैं फंडामेंटल ये यूज़ करता हूँ। हैबिट ये है कि जनरली रूटीन मेरा ऐसा बना हुआ है, तो आपको एक सेट शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ। और हम हैदराबाद में थे, शायद मैं 9 बजे सो गया था, आप 4 बजे सोए थे, सुबह 4-5 बजे, बिकॉज यू स्टडी लेट नाइट। हाँ, मैं स्टडी कर रहा था बट यूजुअली आजकल 2:30 तक सो जाता हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे ही उठता हूँ, तो मैं सुबह 4 से 8 पढ़ता हूँ, और शाम को 5 से 9 में पढ़ता हूँ। 9 बजे मैं सो जाता हूँ। तो एक शेड्यूल है मेरा, आधा घंटा स्कैनिंग, उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे रात को, 3-4 घंटे सुबह, बाकी मार्केट आवर्स में की वी कीप ऑन स्टडिंग द बिजनेसेस। राइट, राइट। आई थिंक वही एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ऐसे प्रीवी वर्सेस जैम एरोमेटिक्स। सॉरी। मतलब both similar sector, one business quality superior than the other, one was close to all time highs, one was close to all time lows. I think ये काफी इंटरेस्टिंग। वही, अब उसको भी जब मैं पढ़ा प्रीवी को, ठीक है, उनका सीएसटी रूट से एक रॉ मटेरियल है जिसपे उसका कॉस्ट कंट्रोल है। ये गम टर्पेंटीन ऑयल से बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसमें वोलेटिलिटी आती है, तो जेम एरोमॉटिक्स पूरा की पूरा नीचे चला गया। प्रीवी जीवाउदान 5000 SKUs, ये सब स्टोरी इसलिए पता लगती है बिकॉज चार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो 1900 से चार्ट 3200 3300 तक गया आराम से। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि any TA can also learn about fundamentals. Correct. Any fundamental guy can also learn about technicals. Now just thinking कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स कर रहे होते तो स्टोरी नहीं पता लगती पीछे की यार। फिर हो सकते थे कि यार कि कुछ इंफीरियर बिजनेस मॉडल में चले जाते थे जहाँ पे शायद से मूव इवेपोरेट हो जाती या फेड अवे हो जाती, क्योंकि मार्केट मूव कर रही थी इसलिए मूव कर रहा था। आई थिंक वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आई थिंक फंडामेंटल से काफ़ी एक अच्छा आइडिया लग जाता है बिजनेस का कभी कभी। ट्रू ट्रू। आप रिफाइन कर पाएंगे, जैसे फिर बायस आपको नहीं होना है। जैसे कभी कभी क्या होगा, आपके स्टॉक की नेगेटिव न्यूज़ आ गई, वो बहुत ही गिर गया, लेकिन कंफर्मेशन बायस होता है कि आप कोई अपोजिंग व्यू सुनना पसंद ही नहीं करते हैं उस बिज़नेस के बारे में। वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली मैंने देखा कि टीए भी सीख लिया, एफए भी सीख लिया, उसके बाद लगता है कि हम इनविंसिबल हैं। राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, स्टिल यू कैन गो रॉन्ग। तो रिस्क मैनेजमेंट तो अपना माइंड में वो कॉर्नर स्टोन है पूरी स्ट्रैटेजी का। राइट। वो बेसिकली जैसे अनाउंसमेंट्स के लिए मैंने तो नियर हाई वाले स्टॉक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो भी नियर हाइज में हैं, उनको तो आई स्टडी। बट इसके अलावा मेरे अनाउंसमेंट स्कैन जैसे इधर बने हुए हैं, तो एक स्कैन है मेरा प्रेजेंटेशंस का, जो भी पीपीटी अपलोड होती है मैं ज़रूर उसको अपना आईपैड लेके बैठ जाता हूँ शाम को, और उसको मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट से। जैसे अभी रिसेंटली डी मार्ट की एक प्रेजेंटेशन अपलोड हुई, तो उससे एक क्या होता है, कभी कभी आपके पास वो स्टॉक नहीं है, आपके स्कैन में नहीं है, पर वो लीडर है उस इंडस्ट्री का, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। राइट। जैसे डी मार्ट का एक LFL ग्रोथ है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, वो स्लो होती जा रही है उसमें, तो एटलीस्ट मुझे आइडिया लग गया कि हाँ इस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है कुछ, क्योंकि लीडर ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर मेरा कॉन कॉल का एक स्कैन है, जो कॉन कॉल्स आती हैं जनरली मैं उसको देखता हूँ। बायबैक वो हर बार नहीं होता, मर्जर डी मर्जर आई कीप एन आई, जैसे देवयानी और सफ़ायर फूड्स का मर्जर है। बाकी ऑर्डर बुक अपडेट का मेरा एक स्टॉक स्कैन पे एक ये स्कैन है। वारंट्स का एक स्कैन है। कभी कभी क्या होता है कि प्रमोटर खुद ही इन्वेस्ट करता है वारंट के रूट से, तो एटलीस्ट एक आइडिया लगता है। जैसे एस्ट्रा माइक्रो के केस में ये हुआ था कि प्रमोटर ने खुद ही पैसा डाला था वारंट के थ्रू। बाकी मेरा मंथली अपडेट का एक स्कैन है। जैसे मंथली अपडेट से मुझे पता चला, अच्छा मेरा एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल डिस्क्लेमर मैं होल्ड भी कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं, जैसे फोर्स मोटर्स मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मंथली अपडेट में मुझे उसका एक वाहन पोर्टल पे जो डेटा आता है, वो इधर मुझे मिल जाता है एक ही जगह पे, वो बिजनेस अपडेट्स। बिजनेस अपडेट्स का। तो जैसे अभी सीएसबी बैंक की बहुत अच्छी बिजनेस अपडेट आई, फेडफिना वगैरह, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत अच्छा अपडेट आया। राइट। तो क्योंकि क्या होता है कि टीए में ना हमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये स्टॉक की तो अर्निंग आने वाली है, जैसे 15 जनवरी को अर्निंग है उज्जीवन की, तो ऐसा बोला जाता है कि इस स्टॉक को अर्निंग से पहले बेच दो अगर प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं है तो उस मामले में ना मैं बिजनेस अपडेट मुझे बहुत हेल्प करती है। बिजनेस अपडेट आ गई 31 दिसंबर से पहले पहले बहुत नामों की, तो अब मुझे ये नहीं सोचना कि इसकी अर्निंग खराब आएगी या अच्छी आएगी, बिकॉज वो कंपनी ने एटलीस्ट एक गाइडेंस दे दी ऑलरेडी बिजनेस अपडेट की।
तो ये मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट देखता हूँ। हम्म। क्रेडिट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो ना बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, वो पूरी पीडीएफ मैंने चैट जीपीटी को दी, उसको बोला सिंप्लीफाई दिस इन अ लेमन लैंग्वेज, नहीं, और मेरे को सिंपल पॉइंट फॉर्म में बता देते हैं। अब तो अब वैसा नहीं है। एआई का एक ये एडवांटेज तो है कि एटलीस्ट वो सिंप्लीफाई करके बता देते हैं आई पूरा। थिंक एआई की बेस्ट चीज़ है कि इट्स लाइक कि आपके पास एक टीचर है, तो आपको डांटेगा नहीं, डांटेगा नहीं। और जिससे आप बात कर सकते हो। एंड इफ़ यू यूज़ इट वेल, देन इट्स अ ब्यूटीफुल टूल, बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज़ कि काफ़ी बारी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आ सकते, बट उस लैंग्वेज में समझाए नहीं जाते। एक्चुअली क्या है कि मैंने ये देखा कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहले एक टर्म हुआ करती थी ना, कि राइट। आपको फार्मा समझ ही नहीं आ रहा तो मैं इधर इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। मैंने ये नोट करा है कि अब एआई आने से वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का, क्योंकि एआई आपको समझा देगा इस राइट। मेथड में। तो मैंने ये नोट करा है कि जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ मुझे लगता था कि ठीक है ये कॉम्प्लेक्स है, आईटी है फॉर एग्जांपल, मुझे कॉम्प्लेक्स लगता था। अब एआई को बोला मुझे एक्सप्लेन लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ किड, तो वो मेरे को जिस तरह समझाते हैं, तो ये सारे स्कैन क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट मैंने एआई को दिया, एआई ने उसको समरी करी। अभी जैसे लेमन ट्री होटल का डीमर्जर, वो उसमें से एक यूनिट फ्लावर होटल्स की निकल रही है, वॉकबर्ग एंट्री लेगा, उसकी आप प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, अभी कल परसों आई है। राइट। आपको समझ ही नहीं आएगा पहली बार पढ़ के, आपको 2-3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या शेयर कहाँ जा रहे हैं, किसके पास क्या जा रहा है। तो मैंने एआई को दिया, उन्होंने सिंपली मुझे समझा दिया कि एक पार्ट है लेमन ट्री वाला जो सिर्फ लीजिंग-वीजिंग पे ध्यान देगा, मतलब सिर्फ मैनेजमेंट पे ध्यान देगा। ये वाला पार्ट जो है वो बनाएगा, और वो सब एसेट हेवी वाला बिज़नेस है, ये एसेट लाइट बिज़नेस है, यहाँ पे पीई की री-एंट्री हो रही है दोबारा से। और मैथमेटिक्स आराम से समझा दी। तो ये मेरे अनाउंसमेंट स्कैन है जो मैं रोज़ करता हूँ, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे मुझे इसमें लगते हैं टोटल। तो एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इससे। तो आई थिंक काफ़ी वो इंटरेस्टिंग है। जैसे आप हिमांशु भाई अनाउंसमेंट का करते हो, मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जब भी रिजल्ट सीज़न होता है, तो मैं ऑफ़नली मतलब जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो ये वाले बिज़नेसेस मैं ज़रूर ज़रा एक ट्रैक करके रखता हूँ। जिसमें इसमें मैंने बेसिकली पी रेशियो लेस देन 50 लगाया हुआ है, पैट ग्रोथ मोर देन 20%, रेवेन्यू ग्रोथ मोर देन 10%, एंड आई रन दिस स्कैन यूजुअली। तो अभी तो क्योंकि ज़्यादा कंपनी के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो उसमें शो अप नहीं करेगा। बट यूजुअली ड्यूरिंग रिजल्ट सीज़न, जैसे जब रिजल्ट सीज़न आई थिंक अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है, 21 जैन के बाद बहुत तेज़ी से चालू हो जाएगा। तो उसके बाद हर हफ्ते में आके मैं हर सैटरडे आके देखूँगा यार इसमें से कौन-सी कंपनी मैंने नहीं पढ़ी, और इसमें क्यों ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी सालों के बाद नंबर्स इसके अभी अच्छे आए ग्लोबल स्पिरिट्स के, करेक्ट। क्योंकि एथेनॉल का आई थिंक जो उनका बिज़नेस है दैट हैज़ राइट। टर्न्ड अराउंड। तो अगेन एटलीस्ट स्टॉक लेना बेचना अलग बात है। पता होना ज़रूरी है कि भैया अगर हुआ कि क्या कि मतलब एक सेक्टर से 7 लोग विराट कोहली बन गए ड्यूरिंग द रिजल्ट सीज़न। तो इवेंचुअली स्टॉक ओनली गोज़ वेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज़ गोइंग और द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री इज़ गोइंग। तो दैट इज़ व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आई थिंक स्कैनिंग। तो मैं जब रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली, तो यूजुअली मैं पर्सनली ट्रैक करता हूँ। आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैं स्टॉक स्कैन्स पे करता हूँ, बट आप चार्टिंग पे भी है, स्क्रीनर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट आइडिया क्या है कि रिजल्ट्स जो अच्छी होते हैं, जैसे 20% से ज़्यादा पैट ग्रोथ या 10% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ, वो ट्रैक ज़रूर करनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे हमारा एक जो बहुत, अब हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आई थिंक वील टॉक अबाउट ह्यूमन बायसेस। अब हिमांशु भाई, एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन बायसेस का, क्योंकि एंड में आपने एनालिसिस सिखा दिया, मैंने फंडामेंटल कैटलिस्ट सिखा दिए, आपने स्कैनिंग सिखा दी, मैंने भी और स्कैन सिखा दिए। तो ये सब तो ठीक है, पर एंड में तो ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या-क्या ह्यूमन बायसेस हैं जिनके आप एग्जांपल दे सकते हैं? मैं भी थोड़े-थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डज़ इट मैटर एंड व्हाई साइकोलॉजी ऑफ एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अंडर एप्रिशिएटेड बाय पीपल? बायसेस एक्चुअली इसका ग्राउंड वर्क डैनियल कैनमैन की एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ भी उन्हें मिला, हैरी मार्कोविट्ज़ को और इनको। तो इसको जब आप बुक को भी पढ़ेंगे तो बायसेस जनरली 2 तरीके के हैं, एक तो बिलीफ बायस है, एक कम कॉग्निटिव बायसेस हैं। कॉग्निटिव बायसेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एरर से होते हैं हमारे ब्रेन में। हुँ, बिलीफ बायसेस जैसे आप कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, ये सब चल रहा है बिकॉज़ ऑफ बिलीफ बना हुआ है लोगों का एक। तो कॉग्निटिव बायस को आप फिर भी रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर लोगों को अवेयर कर दें कि इस तरह का बायस है, पर बिलीफ बायस थोड़ा देर में जाता है। हुँ, तो कॉग्निटिव बायसेस में जैसे एक बायस है कन्फर्मेशन बायस। राइट। कन्फर्मेशन बायस मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक बिज़नेस के बारे में पढ़ लिया, अब आप
उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अब आप उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनेंगे, आप सुनना ही नहीं कोई चाह रहे। नेगेटिव बात आपको गुस्सा आ जाएगा बेसिकली। आप उस कभी-कभी होता है हम उस बंदे से फ़ोन पे बात करना ही बंद कर देंगे। नहीं, नहीं, बड़ा एग्ज़ाम्पल है जब हम लोग अभी है आई थिंक आज से 8-9 महीने पहले सोलर थीम पे डाल रहे थे कि स्टेज 4 स्टार्ट हो गए इंडेक्स के ऊपर ही, कस्टम इंडेक्स पे। तो लॉट ऑफ ट्रोलर्स केम इन द कमेंट सेक्शन, अरे आपको नहीं पता इंडिया में सोलर अभी मल्टी डेकेडल थीम है और अभी बातें स्टार्ट हो गई कि ओवर कैपेसिटी हो गई है एंड मार्जिन्स आर गोइंग टू गो डाउन। कंपनीज़ खुद ही कह रही है। तभी भी खुद ही कह रही थी कि यार ओवर कैपेसिटी हो सकती है इंडस्ट्री में। आई थिंक कन्फर्मेशन बायस इज़ क कैन बी कन्फर्मेशन टॉक्ड। बायस है, इसी से मिलता-जुलता है कंज़र्वेटिज़्म बायस। हुँ, आपने कुछ सुना और आपके पहले से ही बिलीव बना हुआ है उस कंपनी के बारे में। अब आप चेंज ही नहीं अपना व्यू करना चाह रहे बिल्कुल भी, आप इतने रिजिड हो गए। जैसे मैं भी ट्विटर पे एक्टिव हूँ, तो मैं आईटीसी का मैंने उस दिन ट्वीट डाला, उस पे मैक्सिमम लाइक्स आए बिकॉज़ वो आईटीसी नीचे गिर रहा है, बहुत लोगों के पास आईटीसी है। सो दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर ओपिनियन ऑन आईटीसी। इसमें एंडाउमेंट बायस भी होती है। एंडाउमेंट बायस है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी आप ओन करते हैं, तो आप उसकी वैल्यू ज़्यादा लगा रहे हैं। राइट, राइट, राइट। तो आपको आप देखें एचडीएफसी बैंक में 2021-22 में हैंडल पे लिखता था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी मिस हो रही है। आप एक ऐसे धंधे में बैठे हैं जिसका स्टॉक प्राइस कुछ नहीं कर रहा, हो सकता है बिज़नेस अच्छा हो। बट आप आज एचडीएफसी बैंक को आप देखें अभी 6 साल में नियर टू मतलब ऑलमोस्ट रिलेटिवली बहुत वीक है वो, कुछ रिटर्न नहीं बना के दिया उसने। तो एंडाउमेंट बाइज बिकॉज़ यू ओन एचडीएफसी बैंक, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो मल्टी बैगर बनेगा, ये होगा। ऐसे पीछे मैं देख रहा था किसी का ऐसे क्योंकि हम लोग मतलब कभी-कभी तो टाइम होता है टाइम पास का। मैं ट्विटर पे देख रहा था 2 लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था डीमार्ट को लेके। मैंने कहा ठीक है झगड़ा चल रहा है देखते हैं क्या लिख रहा है वो। कह रहा है यू डोंट नो हाउ द बिज़नेस इज़। मैंने कहा ठीक है वो दूसरा बंदा लिखता है व्हाट इज़ द बिज़नेस 20-30% की ग्रोथ अभी 4-5% एसएसजी रहेगी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। कहता है बट हाँ आई बॉट इट इन 2017। तो उसको आइन में लिख रहा है हियर इज़ योर अवार्ड फॉर मेकिंग मनी फॉर 4 इयर्स बट नो मनी इन लास्ट 5 इयर्स। तो आपका आपने लिया 2017 में 21 तक इफ यू प्लेड इट वेल बट 5 इयर्स से नेट नेट इज़ ज़ीरो राइट? सो मतलब ऑलमोस्ट 4 एंड हाफ ईयर्स से इसमें ना एक्चुअली मैथमेटिक्स का रोल भी है। लोग जनरली क्या बोलते हैं, या मेरा स्टॉक 5x हुआ है, तो क्या 50% कनेक्ट करेक्ट नहीं कर सकता? तो मैथमेटिक्स यहाँ ना आपको बेवकूफ़ बना देती है। कैसे 5x हुआ मतलब 400% हाँ, मूव आया, तो मेरा स्टॉक भागा भी तो 400% था, क्या 50% करेक्ट नहीं हो सकता? तो 50% करेक्ट हो गया तो 150% रिटर्न रह गया। 400 माइनस 50 इज़ नॉट फिर 350। कंपाउंडिंग एक्स्पोनेंशियल हो जाती है ना? तो इस पे वही मिनय विनी की बुक है थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन, उसमें 47th पेज पे वो यही लिख रहे हैं कि रिस्क वर्क्स एक्सपोनेंशियली अगेंस्ट यू, रिस्क एंड रिवॉर्ड आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो लॉसेस वर्क जियोमेट्रिकली अगेंस्ट यू। ये लाइन करेक्ट, लिखी है उन्होंने राइट, 47 पे, मतलब वो लॉस रिस्क को 100 ही होना है। राइट, स्टॉक आपका 20x भी हो सकता है, गिरने के लिए 100% ही गिरना है उसे। तो 50% गिर गया मतलब आपका बहुत गेन वाइप हो गया। करेक्ट। तो एक तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका एक कैपिटल भी जा रही है उसमें से, तो वो बड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा फूल बना रहे थे आप। आई थिंक वो एक यहाँ पे हम एक स्लाइड चला रहे थे दिस इज़ द साइकोलॉजी और दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क रिवॉर्ड या फिर द मतलब कि लॉसेस और प्रॉफिट्स में कितना आपको करना होता है। जैसे अगर आपका 100 रुपये है, 100 रुपये फॉल्स बाय 20% तो 80 रह गया। बट 80 को 100 जाने के लिए 25 चाहिए। करेक्ट, अगर 150 हो गया 50% गिर गया तो 50 को 100 जाने के लिए 100% चाहिए। 100% चाहिए। तो आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ रिस्क इस स्लाइड से समझना काफ़ी लोगों को आ जाएगा जिससे आई थिंक होपफुली एंडाउमेंट बायस ना हो। करेक्ट, राइट? ये सारी चीज़ें 90% गिरेगा तो 900% उसको जाना पड़ेगा ऊपर। दिस इज लाइक क्वाइट, कभी कभी बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, बहुत ही रेयर केसेस होते होंगे ऐसा। आपने ये चीज़ सुनी है हिमांशु भाई कि बिकॉज़ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉस एवर्जन बायस। लॉस अवर्जन बायस तो इसकी वजह से लॉस अवर्जन डिस्पोजिशन बायस दोनों कनेक्टेड ही हो गए एक तरह से, कि आप मेंटल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो लॉस अवर्जन में जनरली पीपल टेंड टू कट देयर, वो लूजर्स रखेंगे और विनर बट काट विनर्स को काट देते हैं वो। नहीं लोग ये कहते हैं कि मेरे प्राइस पे है तो बेचूँगा। तो तो वही मैं आपको बता रहा था चार्ट पे कि ओवरहेड सप्लाई क्रिएट करते हैं वो लोग, राइट, कि मेरे प्राइस पे आएगा तो मैं बेचूंगा, जबकि लॉस को छोटा रख के दे कुड हैव एग्जिटेड और अपना विनिंग पोजीशन को वो ऐड नहीं करते। तो एवरेजिंग डाउन जो है वो बेसिकली लॉस अवर्जन का ही एक ट्रेट हो गया पूरा। देयर इज़ लाइक दिस इज़ अ केस स्टडी बिकॉज़ द थिंग इज़ कि मेंटल बायसेस आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देयर इज़ एन अंकल ऑफ माइन सो ही वाज़ इन्वेस्टेड इन डीएचएफएल। आई थिंक उनकी बाइंग थी 350-400 रुपए के आसपास की। अब पोर्टफोलियो 70% ही डीएचएफएल हो रखा है।
भाई साहब ऐसी एवरेजिंग डाउन करी कि एंड में एवरेज बाय प्राइस 70-75 रुपए में आ गया था एंड देन ही एक्सीडेड एवरीथिंग एट 40-45 रुपीस। बट द अमाउंट ऑफ मेंटल टोल एंड द अमाउंट ऑफ पेन दैट बिजनेस वुड हैव कॉस्ट टू हिम ब्रो, क्योंकि एक लॉस एवर्जन था, एंकरिंग बायस थी, मेरे भाव पे आएगा तो बेचूंगा, संक कॉस्ट फैलेसी थी कि आज को उतना टाइम नहीं दिया यार, 12-18 महीने दे दिए इसको तो और लेते जाओ लेते जाओ लेते ही जाओ। तो ये जो बायसेस बन जाती है ना, तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक बायस हम सारे लोग बायस्ड है, आप और मैं भी बायस्ड है, एंकर बायस भी हमें कि यार ये इस भाव के ऊपर चला गया। कभी कभी एंकर बायस हेल्प भी करती है आपके चार्ट्स में, बाइंग पॉइंट पे नंबर्स में भी हेल्प करती है कि इतनी ग्रोथ आनी चाहिए। बट बीइंग अवेयर ऑफ बायस helps you to build like checks and balances or loopholes against it, क्योंकि बायस तो सब है, ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ रैशनल एनिमल, वी आर अ रैशनलाइजिंग एनिमल। अभी जैसे सिंपल एग्जांपल है रीसेंसी बायस, जो रिसेंट में चीज़ें हुई है वो हमें याद रहती हैं, राइट। पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं, 7-8 साल पुरानी। तो अभी ये टैरिफ लगे रहे हैं और मार्केट टर्मोइल में है, तो लोगों को अभी वो एक बुलिश जो एक टाइम फ्रेम कैसा दिखता है बुल मार्केट, वो तो सब भूल ही गए हैं अभी। हाँ, अभी तो सब कह रहे हैं कि यार ये क्या होता है, इक्विटी मार्केट बेकार चीज है यार, ये तो प्रेशियस मेटल लो, सिल्वर लो, चांदी लो, गोल्ड लो। तो जब यहाँ भी मूव आएगा, अभी आप देखेंगे कि चाइना को कोई पूछ नहीं रहा था 2 साल पहले तक। हाँ, तो चाइनीज स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आप देखें नीचे, और अभी कुछ फंड्स ने इनकमिंग भी उसमें रोक दी। तो रिसेंसी बायस है, ये आपको हर बायस में अगर अवेयर हैं आप, तो एटलीस्ट यू आर अवेयर कि मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक मैंने पहले भी की है। वहाँ मेरे को लग रहा है वहाँ आपके जर्नलिंग की हैबिट बड़ी हेल्प करती है, आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने ट्रेड्स का, इन्वेस्टमेंट्स का। आई थिंक एक बुक है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रॉब फेलियाडोलेफी करके इनका नाम है। तो मैं अभी वो पीछे दीपेंद्र गोयल की मैंने बुक खत्म करी थी, वो जो जोमेटो अनसीन है, तो उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था दिस इज लाइक अ फैंटास्टिक बुक, क्योंकि ना इसमें हर एक बायस पे 2 पेज की स्टोरी है कि मतलब क्या-क्या बायस होती है। लाइक एक बायस है जैसे सुपर डिप्राइवल रिएक्शन सिंड्रोम, कि सपोज़ कर दें कि आपका एक फैमिली डॉग है एंड उससे आप उसको आप बोन देते हैं और उसे बोन छीन लेते हैं, तो आपको काटेगा ही एंड में। या तो जैसे दिल्ली में कोई थार चलाने वाला है, उसको अगर येलो लाइट दिख गई रेड होती हुई, तो गाड़ी निकालेगा ही निकालेगा वो, राइट? तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सुपर डिप्राइवल रिएक्शन सिंड्रोम। स्टॉक मार्केट में भी तो होता ही है। यार ये एकदम फोमो हो जाता है लोगों को। यार ये मेरे पास नहीं है, यार ये क्यों नहीं है मेरे पास? वो अगेन एसेट एलोकेशन तो देखिए, जैसा कोई कहता है 100% मेरे पास गोल्ड होना चाहिए, अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। इट्स नॉट लाइक कि यू कैन हैव इट 100% अगर आप इक्विटी करते हैं। तो अगेन ये बाइसेस से अवेयर होना, आई थिंक दिस इज़ अ बुक व्हिच इज़ अ वंडरफुल रीड, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो यहाँ पे हिमांशु भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स या न्यू इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ दोज बुक्स दैट यू कैन सजेस्ट इन टेक्निकल्स? आई कैन सजेस्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स एंड जनरली हिस्ट्री या फिर इंडस्ट्री के आसपास हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बट सम ऑफ द नॉन नेगोशिएबल बुक्स, लाइक व्हाट विल बी योर टॉप 5 to 7 बुक्स जो एक इन्वेस्टर को टेक्निकल्स और फंडा का कॉम्बिनेशन सीखना है, तो एटलीस्ट उसको वो पढ़नी ही चाहिए। फर्स्ट बुक विल बी निकोलस डार्वस, हाउ आई मेड $2 million इन द मार्केट। ये तो इसको तो हम एनसीईआरटी में बोलता हूँ मार्केट की, सो ये तो पढ़ी होनी चाहिए काफ़ी बार। हाउ आई मेड $2 million इन द मार्केट। इन्होंने तीसरी बुक भी लिखी थी, यू कैन स्टिल मेक इट इन द मार्केट। सो निकोलस डार्वस को आपको ज़रूर पढ़ना है। सेकंड पे आप आइए, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील। ये बुक में चैप्टर 1 to 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 अमेरिका के 100 सुपर परफॉर्मेंस के चार्ट्स हैं। चैप्टर 2 में चार्ट कैसे देखते हैं वो है। 3 to 9 कैंसलिम है इनका। तो ये चैप्टर 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 9 चैप्टर। फिर आप मार्क मिनर्विनी की बुक्स हैं, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड और थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन। और पांचवी बुक है स्टैन विंगस्टीन की सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट। तो ये 5 बुक्स तो नॉन नेगोशिएबल बुक्स हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दीज आर द मस्ट रीड्स। दीज आर द मस्ट रीड। तो ये पढ़ने के बाद एटलीस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत ट्रेडर लाइन एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है वो। बाकी डैन जैंगर एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उनके फ्री ट्वीट्स हैं सारे। उनके मीडिया सेक्शन में आप जाएंगे, उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स के चार्ट्स हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करिए तो आपको पता चलेगा वेयर इज़ ही बाइंग। तो रियान पेयरपॉन, डैन जैंगर, तो ये फ्री रिसोर्सेज हैं बाकी। राइट, राइट। आई थिंक आई विल से कि बुक्स लाइक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, जो पीटर लिंच के, कि यार मतलब आपको पता है स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है,
वो एक अप्रिसिएशन आती है कि फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस कैसे ढूंढे। देन लाइक मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स में राजशेखर अय्यर जी का चैप्टर, दैट्स अ चैप्टर दैट वन मस्ट रीड एवरी नाउ एंड देन बिकॉज he actually puts it into practice की technicals fundamentals combine करके how he is buying stocks, how he ran a successful research advisory. So that's a must read chapter I believe. Then little book that builds wealth, एक पैट डॉर्सी की बुक है जो होपफुली एसवाईसी की भी एक बुक आएगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो दैट टॉक्स अबाउट कि कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या होती है बिजनेस में, स्केल होता है, नेटवर्क इफेक्ट होता है, कैसे कंपनी की आरओसी लॉन्गर रहती है, स्विचिंग कॉस्ट होते हैं। तो एक जनरल एक अच्छा बिजनेस कौन सा होता है समझने के लिए दैट्स अ गुड बुक टू रीड। दैन अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर बाय जॉन मार्गरेटा, दैट्स अ फिनोमिनल बुक टू रीड बिकॉज मेरे को वैसे माइकल पोर्टर का काम बहुत पसंद नहीं है बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 5 फोर्सेस। 5 फोर्सेस की जो बुक्स लिखी है उन्होंने, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कहेंगे भाई साहब एमबीए कर रहा हो क्या? बट एंड में जो अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर लिखी है जॉन मार्गरेटा ने, दैट्स अ आई थिंक इट्स अ बेटर वर्क देन इवन द ओरिजिनल वर्क बिकॉज़ वो उनके वर्क में से जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही लिखी हुई है उसके अंदर। दैट्स आल्सो अ फिनोमिनल बुक टू रीड, राइट? एंड फाइनली ऐसे कि यार अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बुल और बेयर मार्केट की साइकिल पता होनी चाहिए। तो बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट बाय संतोष नायर and Bulls by author by the name of मैगी महाल। These are some of the books अगर हम पढ़ें तो एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और फंडामेंटल्स क्या देखना क्या क्या है। और एक आई थिंक पैट डॉर्सी की और बुक भी है 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो फंडामेंटल्स में तो आई थिंक दीज बुक्स आर मोर देन इनफ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये सब मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि अगर आज के डे एंड एज में आई थिंक चैप्टर 2 और 8 से ज़्यादा कुछ उसमें रेलिवेंट इतना है नहीं क्योंकि उस टाइम में बुक लिखी हुई थी जब सारे बिजनेस ही बैंकरप्ट हो चुके थे, तो सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल नेट्स पे मिल रही थी। तो आई थिंक बुक्स में यही कर सकते हैं। वीडियोस में तो एसवाईसी की वीडियोस देख सकते हैं, चार्टिस्ट हिमांशु भाई का ट्विटर चैनल फॉलो कर सकते हैं। ही ऑल्सो हैज़ अ वंडरफुल कोर्स जहाँ भी टॉक्स अबाउट न्यूज़ लेटर्स। ही ऑल्सो राइट्स क्रॉनिकल्स करके ना, क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स करके आई थिंक हाउ मेनी एडिशंस यू हैव रिटन नाउ? आई हैव रिटन 129 न्यूज़लेटर्स आई हैव तो रिटन। अभी 7 जैन को भी भेजा था आपने। 7 Jan, 11 Jan was the latest अभी। 11 जैन वाज द So लेटेस्ट। every week I write 2 or 3 times. So every week, twice or thrice, he writes a newsletter also, which gives you a very good sense check of Mr. Market. So these are, I think, some of the resources which any youngster can use. Even YouTube channel पे CFA Society का channel use कर सकते हैं। SYC का चैनल तो है ही, मतलब यू डोंट नीड टू टेल अ बार्बर आस्क बार्बर फॉर हेयर कट। बट हम लोग भी बहुत ट्राई करते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालने की। बट जनरली आई थिंक जो भी हमारे रिसोर्सेज है, फ्री रिसोर्सेज भी है, व्हाट हिमांशु एंड आई हैव डन कि हमने कंबाइन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप सब के लिए डाल दिए। सो आई थिंक दिस वाज अ फन कन्वर्सेशन हिमांशु भाई। Yeah, my pleasure. अच्छा लगता है हमेशा। लास्ट टाइम हमने बहुत काफ़ी टाइम पहले हैदराबाद में आई थिंक कॉमन। हाँ, हैदराबाद में भी डिड अ कॉमन सेशन। मतलब आप टेक्निकल्स बताते थे, मैं फंडामेंटल बताता था, राइट? सो सिंपल प्रोसेस है, आप सिंपल करते हो। मैं खुद भी एसओआईसी की बहुत वीडियोस देखता हूँ बिकॉज बहुत प्रोसेस इजी हो जाता है। एक वो होराइजन अंडरस्टैंडिंग का बहुत एक्सपैंड होता है वास्टली, क्योंकि एक वीडियो आती है शिपिंग इंडस्ट्री की तो उसमें मेरे 10 नाम कवर हो जाते हैं। राइट, रेदर देन मैं खुद एक एक नाम पढ़ूंगा, आधा घंटा लगाऊंगा। तो वीडियो सेक्टर वाली जो आती है वो तो आई नेवर मिस। राइट, राइट। सो आई थिंक दैट्स द आइडिया। एंड सिमिलरली आप जब ट्विटर पे चीज़ें डालते हो तो पता लगता है यार इन सेक्टर में कुछ ना कुछ हो रहा है तो पढ़ लेना चाहिए, राइट? विद दिस नोट वी कंक्लूड, होपफुली द ऑडियंस लाइक्स इट। एंड आपकी जो भी की लर्निंग्स है, डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी टॉप 7 लर्निंग्स इस पॉडकास्ट से क्या थी। एंड वील कीप डूइंग मोर सच पॉडकास्ट इन द फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई। होप टू होस्ट यू सून समटाइम इन नेक्स्ट 12 to 18 months also. श्योर। जय हिंद एवरीवन। बाय बाय।